नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। और आज हम बात कर रहे हैं पेपर 1 की यूनिट नंबर 7 के टॉपिक नंबर 2 की। ठीक है, और टॉपिक नंबर 2 में भी ये उसका पार्ट बी है, क्योंकि इससे पहले एक पार्ट हमने ए बनाया था जिसमें हमने पावर इलाइट थ्योरी की बात की थी। अब इसमें बचे हुए टॉपिक्स जो हैं टॉपिक नंबर 2 में, जो कि हैं ब्यूरोक्रेसी, प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, तो इस वीडियो में इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आप भी इस ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनना चाहते हैं ये एग्ज़ाम देके यूपीएससी का। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? ब्यूरोक्रेसी रेफर्स टू द रैशनल एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ अथॉरिटी इन मॉडर्न सोसाइटीज़। रैशनल मतलब क्या होता है? लॉजिकल। लॉजिकल रैशनल एक मतलब सही थॉट से मतलब सोची गई बात। और ऑर्गेनाइज्ड होती है अथॉरिटी की कौन सी फॉर्म? जो रैशनल है और ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें एक हायरार्की भी है। मतलब टॉप पे कोई है, बीच में कोई है ना? जैसे आईएएस में क्या होता है, सबसे ऊपर ये होते हैं, क्या होते हैं, जो एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर टाइप चीज़ें होती है ना, पीएमओ वगैरह। फिर सबसे पहले जो एंट्री लेवल का जो भी मतलब आपके जैसे सिलेक्शन होता है आईएएस में, आप वो बनते हैं। फिर धीरे धीरे मतलब बहुत तरह की हायरार्कीज होती हैं। तो अथॉरिटी क्या होती है, मतलब ये ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? रैशनल एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, इन मॉडर्न सोसाइटीज़। सोशोलॉजिस्ट एमिताई एटिजोनी, ये देखिए, ये इजरायली हैं, ये इजरायली अमेरिकन हैं, तो इसलिए थोड़ा इनका नाम अजीब सा है। इन्होंने कहा क्या है? डिस्क्राइब्ड मॉडर्न लाइफ एज एन ऑर्गेनाइजेशनल सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल्स आर सराउंडेड बाय ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो इनका कहना है कि जो हमारी मॉडर्न लाइफ है, मॉडर्न लाइफ मतलब जो आजकल के ज़माने में हम जिंदगी जीते हैं, बेसिकली डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, डेमोक्रेटिक जो आजकल हर जगह डेमोक्रेसी ही है। तो डेमोक्रेसीज में क्या होता है? मेन चीज़ होती है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी से ही सारा काम होता है डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो फ्रॉम डेथ टू बर्थ, जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम मरते हैं, तो हम क्या है, इन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से ही घिरे होते हैं। भाई, जब से हम पैदा होते हैं तो हॉस्पिटल में होते हैं, वो भी एक, वहाँ पे भी एक ब्यूरोक्रेसी होती है। हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, वो भी एक सरकारी दफ्तर में बनता है। फिर हमारी जब ज़िंदगी शुरू होती है पूरी, फिर हम स्कूल जाते हैं, वो भी एक तरह की ब्यूरोक्रेसी होती है वहाँ पे। भाई, स्कूल में भी एक मैनेजमेंट होगा ना, प्रिंसिपल, फिर एचओडीज, फिर टीचर वीचर, ये सब। फिर आप कॉलेज जाते हैं, वहाँ भी सेम वही मतलब हायरार्की, ब्यूरोक्रेसी। फिर आप ऑफिस जाते हैं, वहाँ तो एक्चुअल ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलती है। आप मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्विस में चले गए, आईएएस बन गए, पूरी ज़िंदगी आप वो झेलते हैं। फिर जब रिटायर हो जाते हैं, फिर भी आपको मतलब रिटायरमेंट के बाद भी हॉस्पिटल वगैरह जाना ही पड़ता है। हर जगह पे आपको ब्यूरोक्रेसी मिलेगी, क्योंकि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस क्या है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। कोई भी, जैसे अब सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे हॉस्पिटल ले लीजिए, कोई मॉडर्न हॉस्पिटल कितना बड़ा होता है, इतने सारे कमरे हैं, इतने डॉक्टर्स हैं। तो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस को क्या है, मैनेज करने के लिए ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक रैशनली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक हायरार्की होनी चाहिए। हायरार्की से फ़ायदा क्या है? सबको पता होता है भाई इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है। भाई, सबसे जो टॉप का आदमी है वो सब पे नज़र रख रहा है। फिर बाकी जब नीचे जैसे आप जाते जाते हैं, सबको अपने अपने काम डिफाइन है। ठीक है, तो उससे क्या, कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना बहुत बड़े, वो बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज किए जा सकते हैं। मैक्स वेबर वाज द की सोशियोलॉजिस्ट हु डेवलप्ड द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ठीक है, तो वेबर का काफ़ी अच्छा खासा बड़ा कंट्रीब्यूशन है ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी को डेवलप करने में। इन्होंने जैसे अथॉरिटी की तीन तरह की अथॉरिटीज़ बताई थी ना इन्होंने। सबसे पहले तो ट्रेडिशनल, जिसमें इनहेरिटेड मतलब हेरिडिटी के ऊपर होता है, राजा का बेटा राजा बनता है, या जो प्रथाएं चली आ रही हैं उसके ऊपर होता है। फिर होता है कैरिस्मेटिक, जिसमें कोई नया करिश्माई नेता पैदा हो जाता है, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, या मतलब और कोई अडोल्फ हिटलर हो गया, अगर नेगेटिव एग्जाम्पल लेना है तो। ठीक है, तीसरी होती है लीगल रेशनल। लीगल रेशनल अथॉरिटी क्या होती है? जो कि कानूनी रूप से अथॉरिटी आपको मिलती है। और वो क्या होती है? वो होती है ब्यूरोक्रेसी। जैसे आप आईएएस बने, तो आपको आईएएस बनते ही आपके पास कुछ पावर आ जाती है ना, तो वो आप इंसान तो वही हैं जो आईएएस बनने से पहले थे, लेकिन अब आप क्या हुए, आईएएस बन गए तो आपको एक लीगल पावर मिली है। तो ये क्या, लीगल रेशनल अथॉरिटी मिल गई आपको, बिकॉज यू आर आई एन आईएएस। जिस दिन आप रिजाइन कर देंगे आईएएस से या रिटायर हो जाएंगे, आपसे ये पावर वापस ले ली जाएगी, क्योंकि अब वो आप उस सर्विस में नहीं है, वो कानूनी रूप से अब आपकी वो पावर नहीं है। Weber identified bureaucracy as the purest type of legal rational authority। ठीक है, तो इनका जो ये एग्जाम्पल था लीगल रेशनल का, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वेबर ने बताया, वो क्या है? ब्यूरोक्रेसी बेस्ड ऑन रूल्स एंड कॉम्पिटेंस रेदर देन पर्सनल लॉयल्टी और ट्रेडिशन। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है?
रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं और कॉम्पिटेंस होता है। मेरिट की वो एक तरह से मेरिट को प्राथमिकता दी जाती है। प्रमोशंस वगैरह जो भी होते हैं, तो टैलेंटेड जो स्किल्ड लोग हैं वही ऊपर जाते हैं। मतलब देखिए, कहने का मतलब ऐसा है, अब आप हो सकता है कहीं कहोगे यार देखो जो ज़्यादा बॉस को खुश रखता है वो ऊपर जाता है, तो वो सब क्या होता है हर जगह थोड़ा-थोड़ा। लेकिन मेन जो बात है बाय डेफिनिशन जो है वो हम यही मतलब होता तो ऐसा ही है ना, रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसी के आधार पे आपको प्रमोशन दिया जाता है। Goal of efficiency. Weber believed that bureaucracy, from a technical standpoint, is the most efficient and way to organize large-scale human activity. तो वही जैसे हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि जो मॉडर्न इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो बहुत ही मतलब एक तरह से एक्टिविटी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई, लार्ज स्केल हो गई। तो वेबर ने भी वही कहा था कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, बेस्ट वे है, बेस्ट तरीका है इसको मैनेज करने का, मोस्ट एफिशिएंट वे में। जिससे कि क्या है, एफिशिएंसी ज़्यादा हो, किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट, आपको मतलब हॉस्पिटल है कोई आपके पास, उसको मैनेज करना है, तो भाई कितने डॉक्टर्स हैं, कितने कमरे खाली हैं, किस वार्ड में कौन पेशेंट है। तो ये क्या है, सब एक ब्यूरोक्रेसी होगी ना, एक हायरार्की होगी, कौन ऊपर है, कौन नीचे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सब क्लियरली डिफाइन होगा, तो ये हॉस्पिटल बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज होगा। रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे कि मान लीजिए जैसे पेशेंट तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब हैं, और लेकिन और कमरे भी खाली पड़े हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि कमरा खाली पड़ा है कि नहीं। तो फिर उसको वो अलोकेट नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया, रिसोर्सेज वेस्ट हो गए। तो इसलिए क्या, हर मतलब इसमें ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की होती है, हर लेवल पे एक आदमी होता है जो उसका जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो वेबर के अकॉर्डिंग या वैसे भी जनरली ब्यूरोक्रेसी क्या है, इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड वे टू ऑर्गेनाइज लार्ज स्केल ह्यूमन एक्टिविटी और कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस। Modern relevance, bureaucracy remains a foundational concept in understanding how institutions, governmental, educational और corporate function in modern societies. ठीक है, तो किसी भी तरह का, जैसे हमने बात की ना, कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने के लिए बेस्ट होती है ब्यूरोक्रेसी, तो वही बात है कि ये फाउंडेशनल कंसेप्ट है कि कोई भी, किसी भी तरह का कोई इंस्टीट्यूट हो, इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट का हो, एजुकेशनल हो, जैसे कोई बहुत बड़ा कॉलेज है, मान लीजिए कोई आईआईटी है। अब आईआईटी इतनी बड़ी, ठीक है, वहाँ पढ़ाई लिखाई होती है, लेकिन उसको मैनेज करना भी तो एक बात है ना। इतनी बड़ी आईआईटी में इतने 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन सा कोर्स कौन ले रहा है, तो एक वहाँ पे एक ब्यूरोक्रेसी होगी, एक हायरार्की होगी। टॉप पे जो आईआईटी का जो एक तरह से चेयरमैन होगा वो सबसे ऊपर होगा, फिर बाकी लोग होंगे, सबके क्लियरली डिफाइंड रोल्स होंगे, और फिर मतलब उनकी परफॉर्मेंस फिर रिव्यू होगी, फिर वो प्रमोशन लेगी, मतलब पूरा एक हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर डिफाइंड है, ऑर्गेनाइज्ड है, रैशनल है और ऑर्गेनाइज्ड है। एजुकेशनल हो गया, कॉर्पोरेट बड़ी-बड़ी फर्म्स हो गए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल ले लीजिए आप, कोई भी कंपनी ले लीजिए। गवर्नमेंट का तो पूरा है ही, किसी कोई स्टेट गवर्नमेंट ले लीजिए, सबसे ऊपर वहाँ पे सीएम आता है, फिर उसका सीएम का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो आ गया, फिर आपके ये एमपीज़, ये सॉरी एमएलएज़ हो गए, फिर आपके ये आईएएस ऑफिसर्स आ गए, आईपीएस आ गए, मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर है, रैशनल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, ठीक है? तो वो ब्यूरोक्रेसी से ही सब कुछ मैनेज हो सकता है। लार्ज स्केल ह्यूमन एक्टिविटी और कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस, इनको मैनेज करने के लिए मोस्ट एफिशिएंट वे क्या है, ब्यूरोक्रेसी। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, तो विंसेंट डी गॉनरेज क्रिटिक है, इन्होंने क्या कहा है, विंसेंट डी गॉनरे क्रिटिसाइज द एक्सपेंशन ऑफ ऑफिशियल डोम बाय रेफरिंग टू ब्यूरोक्रेसी एज ब्यूरोमेनिया। ठीक है, सजेस्टिंग इट इज लाइक अ डिजीज ऑफ एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ठीक है, तो इन्होंने इसको अजीब एक अपनी तरफ से एक नाम दे दिया, ब्यूरोमेनिया, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक तरह से एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, कि वही जैसे हम जैसे फ़िल्मों में देखते हैं ना, लाल फीताशाही जिसको बोलते हैं, रेड टेपिज़्म। और कई बार हम ये कहते भी हैं कि जो इंडिया का डेवलपमेंट है वो इस इंडिया की ब्यूरोक्रेसी की वजह से ही रुक जाता है। क्योंकि कोई छोटा-सा काम करवाने के लिए भी आपको फ़ाइल इतनी जगह जाती है, पहले उसके साइन होंगे, फिर इसके साइन होंगे, फिर वहाँ से क्लियरेंस आएगा। एक छोटा-सा मतलब मान लीजिए कहीं सड़क बननी है, उसको उस प्रोजेक्ट को पास होने में 2 साल लग जाएँगे। सड़क तो जब बनेगी, बनेगी, वो प्रोजेक्ट ही पास नहीं होगा पहले आपका। क्योंकि क्या है, एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। भाई हर चीज़ प्रोसेस से होगी। भाई जब तक कोई मान लीजिए बड़े बाबू के साइन नहीं होंगे तो फाइल यहाँ पे नहीं जाएगी। फिर मान लीजिए कोई रोड बननी है तो उसका जो बजट है वो सैंक्शन करने वाले ऑफिसर के साइन होंगे। फिर इतना बजट कैसे, उसका एक रिव्यू होगा, क्या ये सही है, गलत है। फिर उसकी बोली लगेगी, सारे उसमें वो अपना टेंडर भरेंगे कि भाई मैं इतने में सड़क बनाऊँ। इतना बड़ा प्रोसेस है कि वो हमेशा आपका डेवलपमेंट रुक ही जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने इसका ही एक तरह से उसको क्रिटिसाइज़ किया, उसको नाम दे दिया ब्यूरोमेनिया, कि इतना ज़्यादा एक्सेसिव, मतलब बीमारी की तरह हो जाता है ये। और इंडिया तो एक्चुअली इस बीमारी से ग्रसित है जब से आज़ाद हुए हैं, क्योंकि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई है। इसी को हमने आज़ादी के बाद कंटिन्यू किया। तो इतनी ज़्यादा ये रिजिड और इतनी कॉम्प्लेक्स है कि ये सब आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। मतलब सिंपल सा आपको अगर अपना मान लीजिए आधार कार्ड ही बनवाना है,
आजकल तो जैसे गवर्नमेंट काफ़ी वो काम कर रही है, हर चीज़ डिजिटल हो गई, बहुत ईज़ी हो गया है। लेकिन पहले के ज़माने में बहुत मुश्किल था, आधार कार्ड बनवाना, पासपोर्ट बनवाना, बैंक में एक बार सरकारी बैंक में आपको अकाउंट खुलवाना है, सरकारी बैंक से आपको कोई लोन लेना है, ठीक है? तो इतने प्रोसेसेस होते हैं ना, तो अब फिर क्या होता है ना, ये सब क्या होता है, इतने प्रोसेस हैं, ये सब है, तो काम बड़ा रुक सा जाता है। तो फिर एक नई एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं हम रिश्वत। तो ब्राइब का जन्म भी एक्चुअली एक तरह से इस वजह से होता है। एक्सेसिव जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ना, इसमें इतना डिले होता है कि लोग फिर मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं वो बोलते हैं भाई फिर कुछ दो, फिर क्या बोलते हैं उसे, चाय-पानी का कुछ करो व्यवस्था, तो फिर वो देना पड़ता है आपको, तब जाके फिर वो करते हैं, ठीक है? Blazek's mockery. The writer Blazek mocked bureaucracy as giant power wielded by pygmies, implying that while bureaucracies possess great power, they are often run by individuals lacking vision, depth और leadership. ठीक है, तो ये पिग्मीज क्या होते हैं? ये सेंट्रल अफ्रीका में एक ट्राइब होती है और इनका फीचर ये होता है कि इनकी सबकी हाइट काफ़ी छोटी होती है, मतलब 4 फुट के आसपास के होते हैं ये लोग। तो इन्होंने एक तरह से क्या कहा है कि जाइंट पावर विल्डेड बाय पिग्मीज, तो मतलब बहुत ही छोटे लोगों को बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी जाती है ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो तो बहुत पावरफुल होते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही है, वो बहुत पावरफुल है, सारी एक तरह से पावर गवर्नमेंट के पास ही है। लेकिन उसके जो उसमें जो लोग होते हैं, बेसिकली जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनका जो विजन होता है, उनका जो डेप्थ होती है, लीडरशिप होती है, बहुत ही मतलब लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं होते, लेकिन क्या है कि ब्यूरोक्रेसी में रहते-रहते इतनी उनको हर चीज़ में उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ का क्या है, क्लियरेंस लेना पड़ता है, हर चीज़ ऊपर से पूछनी पड़ती है। जब तक ऊपर के साइन नहीं होंगे वो कुछ नहीं कर सकते। तो आदमी जब जाता है ना, जैसे आप भी जब नए-नए आईएएस बनेंगे, आपके अंदर जोश होगा कि हम भी देश बदल देंगे। लेकिन 5 साल के अंदर-अंदर सबको समझ में आ जाता है कि कुछ नहीं बदल सकता, आप खुद ही बदल बदल दिए जाएँगे बल्कि। ठीक है? तो इसलिए क्या होता है, जायंट पावर विल्डेड बाय पिग्मीज़, बहुत ही छोटे लोग, छोटे हाइट में नहीं, मतलब दिमाग से छोटे या हर तरह से छोटे लोग जो होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा पावर दे दी जाती है ब्यूरोक्रेसी में, जिनके अंदर ना कोई लीडरशिप बचती है, ना कोई विजन होता है, ना डेप्थ होती है, ना क्रिएटिविटी होती है। ठीक है? Weber's iron casting warning. Max Weber warned that excessive rationalization within bureaucracies can trap individuals in an iron cage where rigid systems of control suppress creativity, freedom and personal autonomy. ठीक है, तो आयरन केज क्या है कि जो ये रूल्स है ना ब्यूरोक्रेसी में, वो इतने ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं कि लोग फिर मतलब वो एक आयरन केज, मतलब जैसे जेल का तहखाना होता है ना लोहे का, उसमें वो कैद से हो जाते हैं। उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, फ्रीडम खत्म हो जाती है, पर्सनल ऑटोनॉमी तो होती ही नहीं है ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि आप कोई पर्सनली डिसीजन नहीं ले सकते। जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। जैसे वो मुन्ना भाई का वाला मीम आता है ना कि वो कोई कैजुअल्टी में कोई आदमी मर रहा हो तो उसको फॉर्म भरना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल, क्योंकि भाई जैसे कोई जो रिसेप्शन पे बैठा है आदमी, जो भी हॉस्पिटल में, अगर वो उसको फॉर्म नहीं भरवाएगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि ये रूल्स कहते हैं कि भाई सबसे पहले फॉर्म भरे, तभी वो, चाहे वो मर रहा हो चाहे कुछ कर रहा हो, उसको जब वो फॉर्म भरेगा तभी उसको फिर वो हॉस्पिटल में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो एक तरह से आपकी पर्सनल ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, आपकी एक तरह से आप डिह्यूमनाइज हो जाते हैं, आप इंसान ही नहीं रहते। आपको दिख रहा है सामने वाला मर रहा है, लेकिन आपको अपनी नौकरी या अपना, और नौकरी से ज़्यादा आपको क्या है ना कि आपको वो आदत पड़ जाती है। इतने साल आपने उसमें ब्यूरोक्रेसी में काम कर लिया कि आपको फिर वो मरता हुआ आदमी नहीं दिखता, अब आप इंसान ही नहीं रहते। ठीक है, अब देखते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन ब्यूरोक्रेसी। लॉस ऑफ स्पिरिट एंड इंडिविजुअलिटी। According to Weber, bureaucrats risk becoming specialists without spirit, functioning like mere cogs in a machine with individual agency and passion replaced by mechanical efficiency. ठीक है, तो cogs in a machine क्या है? cogs होते हैं जैसे पुर्जे, तो जैसे कोई बहुत बड़ी मशीन है, उसमें बहुत सारे पुर्जे होते हैं ना आपके, ये है एक, ये है, तो इंसान भी उस इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी की मशीन में क्या है, पुर्जे बन के रह जाते हैं। उनकी स्पिरिट, जो ह्यूमन स्पिरिट है, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि क्या है भाई, ह्यूमन स्पिरिट क्या है, जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, सोचेंगे नहीं कि मुझे क्या करना है। एजेंसी, इंडिविजुअल एजेंसी मतलब आपकी खुद की अथॉरिटी, खुद की कोई अथॉरिटी नहीं रहती, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने में आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। भाई बड़े बाबू के साइन कराओ, फिर छोटे बाबू के साइन कराओ, फिर इसका क्लियरेंस लेके आओ, फिर उसका ऑडिट होगा, फिर टेंडर पास होगा, जो भी होगा, मतलब प्रोसेस में ही सारी आपकी ज़िंदगी निकलेगी। तो आप एक मैकेनिकल आदमी बन जाते हैं कि भाई ये काम तो इस तरह होगा, क्योंकि आपके हाथ में भी कुछ नहीं है, तो चाहकर भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली फिर लोग क्या करते हैं, रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं। भाई लोग उनके पीछे पड़ते हैं, जल्दी कराओ तो कह रहे जल्दी कराओ, तो फिर कुछ दो। नीड फॉर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट टू प्रिवेंट ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच, वेबर एम्फेसाइज दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, स्पेशली थ्रू स्पेशलाइज्ड कमिटीज दैट इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। मतलब जैसे वेबर ने कहा कि भाई इतना ये जो
रिजिड सिस्टम है इस ब्यूरोक्रेसी का, तो इसको थोड़ा क्या है ना, इस पे थोड़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो क्या है, जैसे अब ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही होती है ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसीज़ में। तो डेमोक्रेसीज़ में क्या होता है, पार्लियामेंट होती है, तो पार्लियामेंट में कोई जैसे स्टैंडिंग कमिटी, जैसे इंडिया में काफ़ी स्टैंडिंग कमिटीज़ बनती हैं, तो क्या है ना, ब्यूरोक्रेसी पे एक चेक रखा जाए कि यहाँ पे काम सब सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, या इनको एक्सेसिव पावर मिल गई है। लेकिन क्या है ना, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आम तौर पे क्या होता है ना ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसीज़ में, कि जो लीडर्स होते हैं, एमपीज़, एमएलएज़, पीएम, सीएम जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि दे आर पॉलिटिशियंस। तो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए, सबसे पहले ज़रूरी पॉलिटिक्स में ओरेटरी स्किल्स, मतलब भाषण देना आना चाहिए आपको। अगर आपको भाषण देना अच्छा आता है, तो आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। तो उसमें होता क्या है ना, कि ये एमपीज़, एमएलएज़ वगैरह कैसे चेक रखेंगे? क्योंकि क्या है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, जैसे इवन आईएएस का ही एग्जांपल ले लीजिए। ये सारे क्या होते हैं, एडवाइस करते हैं सारे मिनिस्टर्स को, ठीक है? तो अब ये कैसे उन पे चेक रखेंगे? जो खुद पढ़े उतने ज़्यादा लिखे नहीं है, वो आईएएस और इन पे कैसे चेक रखेंगे? तो क्या होता है, ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसीज़ में ये लोग इनको घुबरा करके ही रखते हैं कि भाई आप ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। दूसरी जो ब्यूरोक्रेसी है, उनकी जॉब परमानेंट होती है। भाई जब तक आप 60 साल के नहीं होंगे, तब तक रिटायर नहीं होंगे। लेकिन एमपीज़, एमएलए सबको पता है भाई हमारे तो टर्म 5 साल की है। उसके बाद अगर जीते तो भी दोबारा आएँगे। ठीक है? तो इसलिए ये पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, मतलब पार्लियामेंट उस पे नज़र रखे ब्यूरोक्रेसी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन वेबर ने ऐसा कहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो हमें एग्ज़ाम में लिख सकते हैं इसको हम। Role of external checks. Weber also advocated for external checks on bureaucracy by professionals outside the system, such as scientists, intellectuals, capitalists, to maintain balance and prevent stagnation. ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि जैसे बाहरी लोग हैं, जैसे कोई साइंटिस्ट हैं या इंटेलेक्चुअल थिंकर्स हैं, राइटर्स हैं, ठीक है, या बिजनेसमैन है बहुत बड़े, ये एक तरह से उस पे चेक रख सकते हैं कि सब सही चल रहा है कि नहीं। लेकिन अब वही बात है कि डेमोक्रेसी में इनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी तो है नहीं कि भाई कोई साइंटिस्ट कैसे चेक रखेगा ब्यूरोक्रेसी पे, या कोई बिजनेसमैन कैसे रखेगा। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इस तरह का कोई प्रोविजन करना पड़ेगा कि भाई कोई साइंटिस्ट को आप बोलिए कि आप कोई साइंटिफिक स्टडी करिए, ब्यूरोक्रेसी सही चल रही कि नहीं। लेकिन वही बात है कि गवर्नमेंट में जो लीडर्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं, एमपी, एमएलएज, वो उन इतने इंटेलेक्चुअल होते नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे कि वो ये सब बातें समझ पाएँ। इसलिए अल्टीमेटली डेमोक्रेसीज़ में रूल कौन करता है? ब्यूरोक्रेसी ही रूल करती है। ठीक है? अब मार्क्सिस्ट व्यू देखते हैं क्या है ब्यूरोक्रेसी का। क्लास कैरेक्टर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। मार्क्सिस्ट आर्ग्यू दैट ब्यूरोक्रेसी इज नॉट अ न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब न्यूट्रल नहीं है कि मतलब सबके लिए बराबर है, सबको बराबर का फायदा देती है, ऐसा नहीं है। इट प्राइमरली सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास बाय मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग पावर रिलेशंस। ठीक है, तो वही बात है जो मार्क्स तो हमेशा ही कहते थे कि भाई जो भी चीज़ हो रही है वो सब कैपिटलिस्ट के फायदे के लिए ही हो रही है। तो ब्यूरोक्रेसी भी और कुछ हद तक सही भी है। भाई ब्यूरोक्रेसी में आप देखिए, जैसे ये विजय माल्या का एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप और हम सरकारी बैंक में जाएँगे लोन लेने के लिए, तो कितनी मुश्किलें आएँगी। ठीक है, बड़ी मुश्किल से पास होगा, लेकिन इन्होंने बहुत सारे लोन लिया, फिर वापस नहीं किया और ये भाग गए विदेश। तो अब ये क्या हुआ? ब्यूरोक्रेसी तो है, बैंक की ब्यूरोक्रेसी है। उन्होंने इनको मदद करी, क्यों? बिकॉज़ ऑफ पॉलिटिकल, एक तरह से पॉलिटिकल दबाव पड़ा होगा बैंक वालों पे। अब वो जो भी इनका रिलेशनशिप होगा विजय माल्या का किसी किसी पॉलिटिशियंस के साथ, या जो भी इन्होंने साँठ-गाँठ की होगी, ठीक है? तो यही होता है ज़्यादातर। ब्यूरोक्रेसी में फ़ायदा किनको होता है? जो डोमिनेंट लोग होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, या उनके पास पैसा है, या पावर है, फ़ोर्स है, ठीक है? आम आदमी के लिए तो ब्यूरोक्रेसी बहुत ही मतलब बहुत वैसी चीज़ है, मतलब आदमी मतलब डरता है कि कहीं जाना, जैसे आपकी मतलब कोई चीज़ सिंपल सी चोरी हो जाए, आप पुलिस स्टेशन जाने में हर आदमी घबराता है, यार कौन जाएगा? क्योंकि सबको पता है होना जाना कुछ नहीं है। लेकिन इतना आपको हैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए मार्क्स मार्क्स की ये बात कुछ हद तक सही है कि ब्यूरोक्रेसी इज़ नॉट नॉट न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव, इट प्राइमरली सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। अब इसमें कैपिटलिस्ट की जगह हम लिख सकते हैं कि जब देखिए मार्क्स का एग्जांपल देना है, जब तो हमें कैपिटलिस्ट लिखना पड़ेगा वैसे, लेकिन जनरली जो होता है वो क्या है, डोमिनेंट बोल सकते हैं आप, डोमिनेंट ग्रुप्स। अब वो डोमिनेंट हो सकते हैं, वो पॉलिटिकली डोमिनेंट हैं, या उनका पैसा ज़्यादा है तो डोमिनेंट हैं। मतलब बेसिकली आम आदमी हमारे और आपके पास हमारे जैसा है, मेरे और आपके जैसा, जिसके पास ना ज़्यादा पैसा है, ना ज़्यादा कोई पॉलिटिकल पावर है, तो उनके लिए डेमोक्रेसी बहुत ही एक तरह से भयानक सपने की तरह होती है कि यार कल को कोई दिक्कत ना पड़ जाए। हालाँकि अब क्या है, ये थोड़ी प्रेज़ेंट गवर्नमेंट ने ये तो उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, जैसे पासपोर्ट बनवाना है आपको, आधार कार्ड बनवाना है, इस तरह के काम थोड़े आसान हैं।
सब और दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजी का भी इसमें बहुत एक तरह से रोल है, हर चीज़ इंटरनेट से हो जाती है। आप पासपोर्ट बनवाना है, आप इंटर ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, आधार कार्ड का भी सब काम ऑनलाइन हो जाता है। तो गवर्नमेंट कर रही है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही वो है, ठीक है। तो लेनिन्स कॉल फॉर पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो ये व्लादिमीर लेनिन की बात हो रही है यहाँ पे, जो पहले एक तरह से रशिया के, वो बोल सकते हैं आप, रशिया के नहीं, यूएसएसआर के, सोवियत संघ के पहले चेयरमैन, ठीक है। तो ये पहले वो थे जब रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, तो इनको एक तरह से वो माना गया था, पहला बनाया गया था हेड ऑफ सोवियत संघ। तो इन्होंने कहा, लेनिन एडवोकेटेड फॉर मास पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, बिलीविंग दैट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क शुड नॉट बी मोनोपलाइज्ड बाय ब्यूरोक्रेटिक एलाइट, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो जनता है इसको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए गवर्नेंस में, ना कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जो बहुत ही छोटी सी कोई ब्यूरोक्रेटिक एलाइट ही वो सारे काम करे, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने कहा है, तो अब कहने से तो क्या होता है, जैसे इंडिया का अब हालांकि ये बात हो रही है सोवियत संघ की, सोवियत संघ में कोई डेमोक्रेसी तो थी नहीं, कम्युनिज्म था। लेकिन कम्युनिज्म में भी क्या होता है, वहाँ पे पोलित ब्यूरो होता है, वही सारे डिसीजन लेता है। तो इन्होंने एक अच्छा विचार दिया, लेकिन क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में जैसे आप डेमोक्रेसी देख लीजिए है, तो मास पार्टिसिपेशन कैसे होगा गवर्नेंस में। गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो एग्ज़ाम देके गवर्नमेंट का पार्ट बनिए, आईएएस बनिए, या एसएससी दीजिए। एसएससी से भी तो गवर्नमेंट के कुछ आप बन सकते हैं ना, इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह, या फिर चुनाव लड़िए, एमएलए एमपी बनिए, तभी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे ना। घर बैठे बैठे लेनिन की बात या आपने पढ़ ली और बोला कि मैं मास पार्टिसिपेशन देंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, अगर ये बात अच्छी है कि अगर ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, सरकार इस तरह की कुछ नई नीतियाँ बनाए कि ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो लोगों का, तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि फिर क्या है, एक छोटी सी एलिट, ब्यूरोक्रेटिक एलिट का डोमिनेंस नहीं रहेगा। Simplification of administration. Lenin emphasized the need to simplify bureaucratic procedures so that ordinary people could engage in governance without requiring specialized expertise, ठीक है। तो अब ये ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स हैं, जैसे मान लीजिए आपको आरटीआई के लिए कोई वो भरना है, आरटीआई निकलवानी है इन्फॉर्मेशन। अब इतना वो रहता है कि आप पहले वहाँ जाइए, फिर ये करिए, फिर वो वाला फॉर्म भरिए, फिर ये लाइए, ये 10 तरह के डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। कोई भी छोटा सा काम, बैंक में आपको अकाउंट खुलवाना है, तो ये लाओ वो लाओ। हम तो जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, आप हम पढ़े, मतलब आप भी पढ़े लिखे होंगे ना जब इतना पढ़ पा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कोई मजदूर है, कोई मतलब उतना नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ मान लीजिए 5वीं तक ही पढ़ा है या 8वीं तक पढ़ा है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्या, ब्यूरोक्रेटिक, लेनिन ये भी लेनिन ने कहा था कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स हैं, ये इतने ज़्यादा कागजी कार्रवाई, ये फाइल वो फाइल, ये सब नहीं हो, सिंपल होने चाहिए कि भाई जो हर आदमी, जो ज़्यादा पढ़ा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गंवार है, कुछ मतलब बोलते हैं ना उसको पढ़ना लिखना ही नहीं आता, लेकिन जैसे नॉर्मल 5वीं 8वीं पढ़ा हुआ है, पढ़ना लिखना आता है, वो भी अपना एक तरह से काम करवा सके। Empowerment of the working class. Lenin believed that even a worker with basic literacy could take part in administration, challenging technocratic elitism and promoting democratic control over the state. ठीक है। तो एक तरह से उन्होंने कहा कि एक तरह से चैलेंज ये किया ब्यूरोक्रेसी को, कि जो काम ये ब्यूरोक्रेट्स करते हैं वो कोई सिंपल, मतलब नॉर्मल पढ़ा लिखा आदमी भी कर सकता है, जो 10वीं या 12वीं पास हो, या चलो कॉलेज ग्रेजुएट मान लो, बीए एमए मान लो, ठीक है। क्योंकि वो इतना काम इतना सिंपल होता है, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, आपको बस रूल्स फॉलो करने हैं और फाइल आगे इधर से उधर बढ़ानी है। मतलब जैसे आईएएस में भी क्या होता है ना, कि जैसे आप बन जाएंगे तो आपको जब पता पड़ेगा कि ज़्यादा लोग कुछ ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि हर चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड होते हैं, उन्हीं पे आपको फाइलों पे साइन करना होता है, फाइलें आगे बढ़ जाती हैं। तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी को क्या बोलते हैं, बहुत ही एक वेल ऑयल्ड मशीनरी होती है ब्यूरोक्रेसी, कि हर काम यहाँ पे बहुत मतलब आसानी से बढ़िया तरीके से चलता है। इसलिए कई बार जैसे आपने देखा होगा ना कि इस तरह के ऑफिसर्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, तो उनका बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। वो ट्रांसफ़र क्यों होता है? क्योंकि देखिए क्या है, इसमें ये भी बोला जाता है, जैसे करप्शन है ना, उसको बोला जाता है ऑयल ऑफ मशीनरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जैसे ब्यूरोक्रेसी की मशीन है बहुत बड़ी, तो जैसे ऑयल डालते हैं ना हम मशीन में, जिससे कि वो उसका अच्छी तरह चले, फ्रिक्शन कम होए। तो करप्शन को ये बोला जाता है कि वो ऑयल है, तो उससे क्या होता है, वो ऑयल डालते हैं तो बहुत स्मूथली चलती है ब्यूरोक्रेसी। अब ये सही बात नहीं, ऑब्वियसली नेगेटिव बात है, लेकिन ऐसा होता है तो क्या करें? तो इसलिए कई बार ईमानदार अफ़सर्स आते हैं, जो आईएएस अफ़सर्स, तो उनका बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि उस मशीन, क्योंकि वो खुद तो करप्शन करते नहीं हैं, तो क्या है, वो मशीनरी को स्मूथली नहीं चलने देते। तो इसलिए बड़े ऑफ़िसर जो होते हैं बोलते हैं, यार ये तो फिर क्या हुआ, इस हफ़्ते का कलेक्शन तो आया ही नहीं, तो बोले यार यार उन्होंने मना कर दिया। तो फिर उनको अगले हफ़्ते ऊपर से दिल्ली से ऑर्डर आ जाता है कि भाई आप अपना सामान पैक करिए, आपको हम भेज रहे हैं वहाँ पे, ट्राइबल एरिया में भेज रहे हैं कहीं, आपको पनिशमेंट पोस्टिंग दे रहे हैं एक तरह से आपको, ठीक है। मॉडर्न क्रिटिक्स एंड कंट्रीब्यूशंस, ठीक है।
तो रॉबर्ट मिशेल्स का क्या कहना है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। रॉबर्ट मिशेल्स आर्ग्यूड दैट इवन इन डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस ब्यूरोक्रेसीज टेंड टू कंसंट्रेट पावर इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, लीडिंग टू ओलिगार्की कंट्रोल। ए फिनोमेना ही टर्म्ड द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। ठीक है, तो इन्होंने कहा डेमोक्रेसी में भी ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, बहुत ही थोड़े से लोगों के बीच हाथ में पावर आ जाती है, तो क्या बन जाती है वो ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब यही होता है कि कुछ कुछ थोड़ी सी एक माइनॉरिटी का पूरी मेजोरिटी पर रूल, थोड़े से लोग मिलके पूरे एक तरह से सोसाइटी को या पूरे देश को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इंडिया में भी देख लीजिए आप, सही बात है, ब्यूरोक्रेसी हम कहने को तो कहते हैं, लेकिन कितने से आईएएस होते हैं, आईपीएस आईएएस कितने से होते हैं, और हमारी पॉपुलेशन है 150 करोड़, 150 प्लस ही चल रहे हैं इस टाइम। तो आईएएस आईपीएस कितने होते हैं, शायद 5-10 हज़ार भी नहीं होते होंगे पूरे देश में, या चलो अगर इतने भी होते हों, और भी इनमें आईआरएस वगैरह भी जोड़ लीजिए, सारे जोड़ लीजिए, तो 10,000 पकड़ लीजिए आप, 10-15 हज़ार, वो मिलके 150 करोड़ लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक छोटी सी एक तरह से इलीट है, इलीट क्लास ओलिगार्की है, जो पूरे एक तरह से भारत को कंट्रोल कर रही है। क्योंकि इंडिया इवन डेमोक्रेसी भी है, और डेमोक्रेसी में तो कहा जाता है ना कि फॉर द पीपल बाय द पीपल सबका वो है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली डेमोक्रेसी भी क्या है भाई, फॉर्म ऑफ रूल ही है ना। तो मतलब लोगों को जो टॉप पे रहेंगे वो थोड़े से लोग होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं पीटर ब्लू ने क्या कहा, इंपॉर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल नेटवर्क्स। पीटर ब्लू criticized Max Weber for overemphasizing formal rules and structure, arguing that real organizations often rely heavily on informal relationships and social interactions to function efficiently। भाई ये तो सब आपने देखा ही होगा ना, अगर आपका कोई जानकार है तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है। अगर मान लीजिए बैंक में आप किसी को जानते हैं, बैंक में आप असिस्टेंट मैनेजर को जानते हैं मान लीजिए, तो आपके ज़्यादा चांसेस है ना कि आपको लोन आपका पास हो जाएगा। तो ये जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप होती है, सोशल इंटरेक्शंस होते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पीटर ब्लू के अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेसीज में। ये तो सब ये कहते ही है ना कि भाई सिफारिश लगवाओ, किसी को आप जानते हो क्या, अगर जानते हो तो ही काम होगा, वरना ऐसे तो काम नहीं होगा। तो इसलिए इनफॉर्मल रिलेशनशिप या सोशल नेटवर्क जो होता है आपका, सोशल इंटरेक्शन, वो भी ज़रूरी है। आप मतलब जानकारी से काम हो जाता है, ये तो सबने आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा अपनी लाइफ में। Robert K. Merton, goal displacement. Merton highlighted that bureaucracies can suffer from goal displacement, where adherence to rules become more important than achieving the actual objectives of the organization, leading to rigidity and inefficiency. अब वही बात जैसे हमने करी, ब्यूरोक्रेसी में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। इतने तरह के रूल होते हैं, ये वाली फाइल पे वो उसके साइन होने चाहिए, इस वाली फाइल पे उसके साइन होने चाहिए, तभी ये वाला रूल पास होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो आदमी ये सब रूल फॉलो करता करता भूल जाता है कि हमारा एक्चुअल में गोल क्या था। मान लीजिए जैसे हमने वो एग्जांपल लिया था ना वो मुन्ना भाई वाला, कि भाई वो कोई क्या है, वो कोई मर रहा है तो उसको क्या फॉर्म भरना ज़रूरी है क्या। तो भाई हॉस्पिटल का गोल क्या है कि ऑब्वियसली लोगों का इलाज करना, और कोई मर रहा हो तो उसको ज़िंदा रखना। लेकिन वो गोल को भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, उनको लगता है फॉर्म भरना ज़्यादा ज़रूरी है, रूल्स को फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है, रेदर देन जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था इंस्टीट्यूशन का, उसको फॉलो करना। तो मर्टन की ये बात भी बिल्कुल सही है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते करते ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं, अपने ओरिजिनल गोल को भूल जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ये हमने बनाई किस लिए थी। एल्विन गोल्डलर, वेरिएबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसीज थ्रू स्टडी ऑफ यूएस जिप्सम प्लांट। ठीक है, तो जैसे कोई फैक्ट्री होगी जिप्सम की, जिप्सम प्लांट जहाँ पे जिप्सम बनता है। एल्विन गोल्डलर डेमोस्ट्रेटेड दैट ब्यूरोक्रेसीज आर नॉट यूनिफॉर्म, दे वेरी सिग्निफिकेंट इन देयर स्ट्रक्चर, फॉर्मेलिटी एंड रिजिडिटी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, कोई ज़रूरी नहीं सारी ब्यूरोक्रेसीज एक जैसी हों। एक कॉरपोरेट ब्यूरोक्रेसी, जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जो ब्यूरोक्रेसी है, और जो एक इंडियन गवर्नमेंट या मान लीजिए किसी स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की जो ब्यूरोक्रेसी है, यूपी गवर्नमेंट की, इनमें दिन रात का फ़र्क होगा। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, तो ये क्या है, प्रॉफिट के ऊपर चलते हैं, तो इनका सबसे बड़ा गोल क्या है, प्रॉफिट। और एक आदमी के हाथ में डिसीजन मेकिंग है, वो है मुकेश अंबानी। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होगी, फटाफट डिसीजंस लिए जाएंगे, क्योंकि पैसे की बात है, उनको मुकेश अंबानी की पर्सनल वेल्थ की बात है। लेकिन यूपी गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी कैसी है, ये समझ लीजिए डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई क्लियर स्टेट मतलब हेड नहीं है। ऑब्वियसली सीएम होता है, लेकिन सीएम भी अपने एमपी एमएलएज और अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बंधा हुआ होता है। सबको पता है यार 5 साल के लिए ही हमें यहाँ पे जितना जो भी करना है कर लो। मुकेश अंबानी को पता ना, जब तक मैं हूँ तब तक मेरी रिलायंस मेरी मेरी है। तो प्राइवेट कंपनी की ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी में बहुत दिन रात का फर्क होता है। और इवन मान लीजिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है,
उसकी ब्यूरोक्रेसी होगी, या कोई हॉस्पिटल है उसकी ब्यूरोक्रेसी, सबके मतलब अलग-अलग होगा। कोई ज़्यादा एफिशिएंट होगी, जैसे प्राइवेट कंपनी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। इतने ज़्यादा फाइल्स पे साइन नहीं करवाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि क्विक डिसीजन लेने होते हैं बिज़नेस में। लेकिन गवर्नमेंट तो क्या है, एक तरह से अल्ट्रा स्लो होती है गवर्नमेंट तो। एक छोटी-सी सड़क बनने का जैसे वो जो अगर कोई टेंडर पास होना है तो उसमें 2-3 साल लग जाते हैं। 10 साल तो मिनिमम है, गवर्नमेंट का कोई भी काम होना हो, कोई रोड बननी है, कोई ब्रिज बनना है तो 10 साल में जाके बनेगा वो। ये सब क्यों होता है? बिकॉज़ ऑफ ब्यूरोक्रेसी। पॉल डू गेज़ कॉन्टेम्परेरी डिफेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ठीक है, पॉल डू के ने ये शायद डेनमार्क के सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो इन्होंने थोड़ी-सी एक तरह से डिफेंस किया, उनका बचाव किया ब्यूरोक्रेसी का, भाई इतनी भी खराब चीज़ नहीं है। ठीक है, इन हिज बुक इन्होंने नाम ही रखा उसका, प्रेज़ ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मतलब ब्यूरोक्रेसी की तारीफ़, प्रेज़ किया उसको। पॉल डू गे आर्ग्यूज़ दैट वेल फंक्शनिंग ब्यूरोक्रेसी आर एसेंशियल फॉर मॉडर्न डेमोक्रेसीज़। तो इन्होंने कहा कि भाई बहुत ज़रूरी है ब्यूरोक्रेसीज़ मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ के लिए। जो कि सही बात भी है, अगर आप सोच के देखिए ना। इतने बड़े-बड़े कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस हैं आजकल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, गवर्नमेंट, सबसे पहले तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। क्रिकेट में जैसे देख लीजिए बीसीसीआई है, अगर बीसीसीआई जैसी ब्यूरोक्रेसी ना हो तो क्या इंडिया ना, इतना बड़ा जो मल्टी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है क्रिकेट इंडिया में, इतने बड़े-बड़े स्टेडियम्स बनाना, ये सब क्या वेल मतलब सब आईपीएल जैसा क्या है टूर्नामेंट करवाना पॉसिबल है क्या? इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम मान लीजिए इंडिया का, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई 10th का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई 12th का दे रहा है, कोई आईआईटी, कोई पता नहीं क्या-क्या हो रहा है एजुकेशन में इंडिया में। तो अगर कोई एक एजुकेशन की ब्यूरोक्रेसी हमारी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई, वो पूरा रेगुलेट करती है, फिर हर इंस्टीट्यूट की अपनी एक ब्यूरोक्रेसी होती है, आईआईटीज़ की अपनी ब्यूरोक्रेसी है, एम्स की अपनी ब्यूरोक्रेसी होगी। तो मॉडर्न जो समाज है हमारा, मॉडर्न सोसाइटीज़ जो हैं, उसमें क्या है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूट्स हैं, हर चीज़ बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो उसको मैनेज करना बहुत ईज़ी नहीं है, तो इसलिए हमें ब्यूरोक्रेसीज़ की ज़रूरत पड़ती है। Promotion of fairness. According to Duge, bureaucracies promote fairness, equal treatment and impartiality by applying rules consistently to all citizens. तो देखिए, आइडियली तो, आदर्श रूप से तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में सब बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए बैंक में अकाउंट खुलवाना है, तो कोई आईएएस ऑफिसर हो या फिर एक मजदूर हो, दोनों अगर बैंक में जाएंगे तो दोनों को सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। भाई आप ये फॉर्म भरिए और ये करिए, तो दोनों को, सबको फेयरनेस है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट है और कोई इम्पार्शियलिटी नहीं है। तो यही बोला ना, आइडियली, आदर्श रूप से। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऑब्वियस सी बात है ना, इमेजिन करके देख लीजिए, मान लीजिए कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, उसमें एक मजदूर गया खुलवाने, तो मतलब बड़े हाथ पैर जोड़ के उसको, उसने मतलब 10,000 रुपये लेके गया था, तो खोल दिया उन्होंने किसी तरह, बहुत ही उसको परेशान करके। उसने हाथ पैर जोड़े, गार्ड को बोला भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप फॉर्म भर दो करके, मैनेजर ने भी उसको बहुत बोला। अब इसमें दूसरा सिनेरियो देखा, आईएएस ऑफिसर को अकाउंट खुलवाना है, तो मुझे तो लगता भी नहीं उसे बैंक ब्रांच जाना पड़ेगा, वो सिर्फ फ़ोन कर देगा और ब्रांच वाला ही शायद उसके पास आ जाए कि सर मैं आता हूँ आपके पास, आप कहाँ इतने बड़े आदमी छोटी सी ब्रांच में आएंगे। ठीक है, तो ये मैंने देखा ना कि इन्होंने जो कहा है बात बिल्कुल सही है, डूगे की बात, कि फेयरनेस है, इक्वल, क्योंकि आइडियली कागज़ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सबके लिए इक्वली अप्लाई होते हैं। रूल्स में कहीं नहीं लिखा कि आईएएस आएगा तो आपको उसको अलग ट्रीटमेंट देना है और मजदूर आएगा तो उसको अलग ट्रीटमेंट देना है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता है, वो बड़ा एक तरह से क्वेश्चन मार्क है। Source of failures. He contends that common failures attributed to bureaucracy often arise not from bureaucratic system but from external political interference and mismanagement. ठीक है, तो यही बात जैसे हम कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी जो अपने आप में, उसमें कोई बुराई नहीं है, ब्यूरोक्रेसी तो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है बहुत ही बढ़िया हैं। वो सबको इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, इम्पार्शियल, कोई पार्शियलिटी नहीं होती कि भाई उसको ऐसा करो या किसी पर्टिकुलर कास्ट को फेवर करो या पैसे वाले आदमी को ज़्यादा अच्छी सुविधा देनी है, ऐसा कुछ नहीं होता ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी तो एक तरह से जैसे बोलते हैं ना, लॉ होता है हमारा। फिल्मों में पहले बोलते थे ना, वो जो एक मूर्ति बनाते थे, आंखों में पट्टी बंधी होती थी, उसका मतलब क्या होता था? भाई कानून की नज़र में बेसिकली कानून अंधा होता है, तो वो देख ही नहीं सकता कि कौन क्या है, तो वो सबके लिए बराबर फैसला देता है। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी होती है, तो वो भी एक तरह से अंधी होती है, उसको नहीं पता कि आप मजदूर हैं कि आईएएस हैं, आपके लिए, सबके लिए रूल्स आर इक्वल फॉर ऑल। बट क्या होता है, एक्सटर्नल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब ये जैसे आईएएस है तो उसकी एक पर्टिकुलर पावर है, तो इस वजह से ब्रांच मैनेजर होगा, मैं बोलेगा मैं खुद ही आपके पास आ जाता हूँ अकाउंट खोलो, आपको खुलवाना है तो। और इवन और एग्जांपल्स, जैसे किसी भी तरह का कहीं करप्शन हो रहा है, तो सब ये क्या होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से होता है। जैसे विजय माल्या का हमने एग्जांपल लिया था, तो उनको जो ये लोन्स वगैरह मिल गए और फिर बाद में उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया और उनको देश से भागने को भी मौका मिल गया, तो ये सब क्या हुआ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से होता है ये,
किसी भी तरह का लार्ज स्केल करप्शन होगा, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बिना हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमने ब्यूरोक्रेसी अच्छी तरह देख लिया। अब चलते हैं हम बीच वाली चीज़ पे, प्रेशर ग्रुप्स पे। प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं ये? प्रेशर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंटिटीज दैट एम टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस विदाउट डायरेक्टली सीकिंग पॉलिटिकल पावर और कंटेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, तो एक तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? उनका मेन एम क्या होता है कि पावर लेके, पावर को हथिया के, या पावर को मतलब जीत के, चुनाव जीत के फिर अपने डिसीजंस लें। लेकिन प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं? एम टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट डायरेक्टली सीकिंग पॉलिटिकल पावर। मतलब वो चुनाव नहीं लड़ते, वो तो एक तरह से सरकार पे दबाव बनाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? प्रेशर ग्रुप। दबाव, नाम से ही जाहिर है, प्रेशर ग्रुप जो सरकार पे दबाव बनाए अपने डिसीजंस को बनवाने के लिए। ये होता है सिंपल सा मतलब प्रेशर ग्रुप का, बिना चुनाव लड़े। Distinction from political parties. Unlike political parties, pressure groups do not aim to form governments. Instead, they focus on advocacy and lobbying for specific interest or causes. तो इनका एम कभी नहीं होता कि सरकार बनाया जाए, ठीक है? उनका एम क्या होता है? सरकार पे दबाव बनाया जाए, जिससे कि उनकी जो वो जो चाहते हैं वो काम सरकार करे। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए थे, ये जो सरकार ने वो बिल लेके आई थी ना, फार्म लॉज, 3 फार्म लॉज, उनको वापस लेने के लिए एक तरह से इन्होंने पूरा चक्का जाम किया था दिल्ली का, तो अल्टीमेटली सरकार को वापस भी लेने पड़े। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं करते, वो एक अलग चीज़ है, वो पॉलिटिकल चीज़ है, लेकिन बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका? प्रेशर ग्रुप का। क्योंकि प्रेशर ग्रुप में फार्मर्स जो एक तरह से प्रोटेस्ट हुआ, इन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, इन्होंने क्या किया? प्रेशर बनाया सरकार पे। अब वो उसके जो तरीके थे प्रेशर बनाने के, वो सही थे गलत थे, रोड चक्का जाम करना, वो सब वो भी एक अलग बातें हैं। मेन चीज़ तो क्या, सरकार पे दबाव बनाया और सरकार ने वो जो लॉज थे वापस ले लिए। ठीक है, तो बिना चुनाव लड़े उन्होंने अपनी बात मनवा ली। क्यों? क्योंकि दबाव बनाया सरकार पे, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? प्रेशर ग्रुप। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल इंटरेस्ट। प्रेशर ग्रुप्स कैन रिप्रेजेंट बोथ डोमिनेंट एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, एडवोकेटिंग फॉर पॉलिसी चेंजेस, इंप्रूव्ड एमिनिटीज, राइट्स और सब्सिडीज। तो डोमिनेंट मतलब जो मजबूत लोग हैं, पैसे वाले पावरफुल लोग हैं, उनके लिए भी होते हैं प्रेशर ग्रुप्स, उनके भी होते हैं, और मार्जिनाइज सेक्शंस के भी होते हैं। जैसे ये फार्मर्स प्रोटेस्ट बोल सकते हैं, मार्जिनाइज सेक्शंस का मान सकते हैं, क्योंकि किसान आमतौर पे गरीब होते हैं, तो एक तरह से गरीब किसानों के लिए एक तरह से ये प्रेशर ग्रुप था जिसने सरकार से ये लॉज वापस करवाए। फिर क्या होते हैं डोमिनेट, जैसे कोई बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी एक बना ली ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो सरकार पे दबाव बना रही है कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे टैक्स कम कर दीजिए, क्योंकि उनसे उनको फ़ायदा होगा। अब वो दबाव बनाने के लिए वो कुछ अपने तरीके यूज़ कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत सरकार को डोनेशन दे सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को उनके इलेक्शन कैंपेन में, ठीक है? तो इस तरह का कर सकते हैं। तो जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं मतलब डोमिनेंट सेक्शन के लिए भी होते हैं और मार्जिनाइज्ड सेक्शन के लिए भी होते हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ठीक है, तो प्लूरलिस्ट थ्योरी वैलिडेशन। प्लूरलिस्ट थ्योरी क्या होती है? रॉबर्ट डल की प्लूरलिस्ट थ्योरी थी। ये क्या कहती है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज होती है उसमें पावर कहीं एक जगह सेंट्रलाइज नहीं होती किसी एक के पास, बल्कि क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स आपस में compete करते हैं पावर के लिए। ठीक है, तो ये एक तरह से प्रेशर ग्रुप उस थ्योरी को वैलिडेट करते हैं। प्रेशर ग्रुप सपोर्ट रॉबर्ट दास थ्योरी बाय शोइंग हाउ मल्टीपल कंपीटिंग इंटरेस्ट सच एज इंटरेस्ट ग्रुप सर्व एज चेक ऑन कंसंट्रेटेड एलाइट पावर। ठीक है, तो ऐसा अब जैसे ये फॉर्म लॉज का ही हमने एग्जांपल लिया, तो सरकार ने इनको वापस लेना पड़ा। तो अब ये कह सकते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि अल्टीमेट पावर सरकार के पास है, अगर होती तो फिर सरकार वापस क्यों लेती? तो इसलिए सरकार भी एक एंटिटी हो गई, प्रेशर ग्रुप भी एक एंटिटी हो गए, जो और भी कई तरह के एनजीओज हो गए, सब ये क्या है, आपस में पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये है प्लूरलिस्ट थ्योरी कि पावर एक जगह सेंट्रलाइज नहीं है किसी एक के पास। Contribution to civil society, these groups are a reflection of civil society's active involvement in governance and public discourse. तो मतलब सिविल सोसाइटी के मतलब हम सिविल लोग, हम हमारे और आपके जैसे लोग, तो हमारा पॉलिटिक्स में कितना पार्टिसिपेशन होता है? सिर्फ इतना होता है कि जब हम वोट देते हैं तो बस। इसके अलावा हम अपने घर में बैठते हैं आराम से, क्योंकि हमारा काम भी नहीं है। लेकिन प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं? ये आम लोगों को एक तरह से गवर्नमेंट में एक तरह से पार्टिसिपेशन करवाते हैं। अब भाई जैसे फार्मर प्रोटेस्ट ही हुए, तो इसमें आम जो किसान थे उन्होंने तो एक तरह से सड़क पे वो सब किया प्रोटेस्ट वगैरह, या किसी भी तरह का प्रोटेस्ट होता है, या मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप है, कोई कास्ट है, उसके कुछ लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने सड़क पे क्या किया, वो ट्रेन की पटरी जाम कर देते हैं ना लोग, भाई ट्रेन को हम जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमको रिजर्वेशन चाहिए, या रिजर्वेशन बढ़ाओ, मर जो भी है।
तो अब इस ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पटरी पे जाम कर रहे हैं, ये आम लोग ही तो होंगे भाई, उस कास्ट के ही सही, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट के लोग थोड़ी होंगे। तो सिविल सोसाइटी, सिविल लोगों का, सिविलियंस का गवर्नेंस में एक तरह से पार्टिसिपेशन हो रहा है। स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बाय चैनलिंग डाइवर्स वॉइसेज एंड एनकरेजिंग सिविक एंगेजमेंट, प्रेशर ग्रुप्स हेल्प टू डीपन एंड स्ट्रेंथन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होती है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वही चीज़ होती है कि जो अभी इससे पहले हमने देखा था कि सिटीजन्स सिर्फ वोट देने तक ही सीमित ना रह जाएं कि बस वोट दिया और हमारा काम खत्म। दे शुड ऑल्सो बी एक्टिव इन डिसीजन मेकिंग, डे टू डे डिसीजन मेकिंग जो होती है। तो प्रेशर ग्रुप एक तरह से ये देखा ना हमने, सिविल सोसाइटी को एक तो पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो पार्टिसिपेट करवाने से क्या होता है, सरकार के डिसीजन मेकिंग पे उनका इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे इसमें वही फार्मूला वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा हर जगह बैठ रहा है कि खाली लोगों ने, किसानों ने ये नहीं कि वोट दे दिया, वोट देने के बाद उनको लगा कि सरकार ने अब ये बात अलग है कि देखिए आप उस पर मत जाइएगा कि वो फार्मूला सही थे कि गलत थे, वो एक डिबेट ही टोटली अलग है, पॉलिटिकल डिबेट है। इनको लगा, जो किसानों को, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, कि ये गलत है, तो एक तरह से इन्होंने ये नहीं, अगले चुनाव का इंतजार नहीं किया कि हम इस पार्टी को हरा देंगे। उन्होंने उसको अपने हाथ में लिया और सरकार पे दबाव बना के वो लॉज वापस करवा दिए। तो इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, की मतलब सिर्फ वोट देने तक ही आप लोग सीमित ना रहें। अगर आपको लग रहा है कि सरकार कुछ गलत कर रही है तो आपको सड़कों पे उतरना चाहिए और फिर अपनी बात मनवानी चाहिए सरकार से। तो अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। सबसे पहला क्या है? इंटरेस्ट एग्रीगेशन एंड आर्टिकुलेशन। प्रेशर ग्रुप्स कलेक्ट, एक्सप्रेस एंड रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट एंड डिमांड्स ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू द गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप हमने देखा ना, हर तरह के होते हैं। डोमिनेंट लोगों के भी होते हैं और मार्जिनलाइज लोगों के भी होते हैं, मतलब पावरफुल के भी होते हैं और जो गरीब आदमी है, कमज़ोर है, उसके भी होते हैं। तो क्या है, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की जो डिमांड्स हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, ये सब वो सरकार तक पहुंचाते हैं। जैसे किसान यूनियन हो गई कोई, तो वो किसानों की क्या मांग है वो पहुंचाएगी। कोई मान लीजिए बड़े कॉर्पोरेट्स ने अपने लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, तो वो उनकी क्या डिमांड है वो पहुंचाएगी। या मान लीजिए एम्प्लॉयज़ यूनियन है कोई, जो चाहती है कि उनका पीएफ बढ़ जाए, या कोई भी पर्टिकुलर डिमांड है, तो वो सरकार तक पहुंचाएगी। तो क्या है, प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं? कलेक्ट, एक्सप्रेस एंड रिप्रेजेंट इंटरेस्ट एंड डिमांड्स ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू द गवर्नमेंट। अलग अलग समाज के जो सेक्शंस हैं, उनकी जो क्या डिमांड्स है, क्या चाहते हैं वो सरकार से, वो प्रेशर ग्रुप सरकार तक पहुंचाता है। Political mobilization, they mobilize public opinion, organize protest and create awareness to influence political decisions and bring attention to specific issues। तो ये हमने देख ही लिया, प्रोटेस्ट करना और एक तरह से सरकार पे दबाव बनाना और उसके बाद उनसे, सरकार से फैसले भी करवा लेना। वही फार्म लॉ का एग्जांपल ले सकते हैं। कास्ट बेस्ड कोई ग्रुप है, वो रिजर्वेशन की डिमांड करके सड़कों पे उतर रहा है। या जैसे बहुत तरह के प्रोटेस्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए वो निर्भया वाला केस हुआ था 2012 में, तो उसके बाद लोग काफ़ी सड़कों पे उतरे थे, तो उसके बाद भी सरकार ने नए रूल्स बनाए थे। बहुत तरह के उसमें सरकार सरकार पे लोग दबाव बनाते हैं, फिर सरकार उसके लिए कुछ करती है। वो जो ना प्रोटेस्ट, बेसिकली जो प्रोटेस्ट होता है, वो प्रेशर ग्रुप ही करवाते हैं एक तरह से, और वो उनका रीज़न भी यही होता है, सरकार पे दबाव बनाना। वॉच डॉग रोल, प्रेशर ग्रुप्स एक्ट एज वॉच डॉग्स बाय मॉनिटरिंग गवर्नमेंट एक्शंस एंड होल्डिंग अथॉरिटीज अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजंस एंड पॉलिसीज। तो वही वॉच डॉग क्या होता है? एक तरह से नज़र रखना, सरकार की जो एक्शंस हैं उन पर नज़र रखना, क्या सरकार कोई ऐसा गलत काम तो नहीं कर रही जो कि हानिकारक हो, या तो सारे ही मतलब देशवासियों के लिए, या फिर पर्टिकुलर उस सेक्शन के लिए जिसके लिए वो प्रेशर ग्रुप काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन के लिए कोई प्रेशर ग्रुप है, तो सरकार ने ऐसा कोई फैसला ले लिया जिससे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो एक तरह से फिर वो प्रेशर ग्रुप एक्टिव हो जाएगा, वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा या कुछ जो भी मतलब वो कर सकता है करेगा। टीवी पे आएगा, कुछ बोलेगा, या न्यूज़ में आर्टिकल्स लिखेगा। या मान लीजिए सरकार ने, जैसे मान लीजिए पेंशन खत्म कर दी सरकारी एम्प्लॉयज़ की, तो जो एम्प्लॉयज़ यूनियन होगी वो एक तरह से सड़कों पे उतर आएगी कि भाई ऐसा क्यों कर दिया आपने। तो वो भी एक प्रेशर ग्रुप हो गया एम्प्लॉयज़ का, जो सरकार पे दबाव बना रहा है कि पेंशन ख़त्म मत करिए, हमको पेंशन की ज़रूरत है, या कोई भी मतलब ऐसा कुछ हो गया। पॉलिसी एडवाइजरी रोल, मैनी प्रेशर ग्रुप्स सच एज इंडस्ट्री एसोसिएशन सर्व एज एडवाइजर्स टू द गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट इंसाइट्स एंड रिकमेंडेशंस ऑन पॉलिसी मैटर्स। ठीक है, तो क्या करते हैं प्रेशर ग्रुप्स? सरकार को मतलब एक एक्सपर्ट एडवाइस भी देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एनवायरनमेंट का एनजीओ है, वो एनवायरनमेंट पे काम करता है, तो चलिए मान लीजिए सर्दियाँ आते ही दिवाली के बाद क्या होता है, ये दिल्ली में हर हर साल का वो है कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। तो जैसे कोई किसी एनजीओ ने कोई स्टडी करी, भाई इन रीजंस की वजह से बढ़ता है, तो उसने वो एक तरह से वो जो रिपोर्ट है सरकार को दे दी, अपनी एक तरह से एक्सपर्ट रिपोर्ट दे दी। तो इसमें जैसे एग्जांपल ले सकते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ये एक तरह से सरकार को बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ के बारे में कोई
अंदर की कोई रिपोर्ट है या कोई एडवाइसेज हैं कि भाई आप ऐसा करिए। आईएमए हो गई, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये कोई हेल्थ रिगार्डिंग कोई वो है, मान लीजिए जैसे जब ये कोविड वगैरह आया था तो इन्होंने गाइडलाइंस दी सरकार को, भाई ऐसा ऐसा करिए वैसा करिए, ठीक है। तो एक एडवाइजरी रोल भी प्ले करते हैं प्रेशर ग्रुप्स। Catalyst of social change. Pressure groups often play a transformative role by challenging outdated norms and advocating for progressive social reforms. ठीक है, तो वही बात है कि ट्रांसफॉर्म भी करते हैं सोसाइटी को। ऐसा नहीं कि सिर्फ दबाव ही बनाना, कोई मतलब कोई पुराना कानून है उसको एक तरह से चेंज करवाते हैं, कोई नए किसी कानून की ज़रूरत है, ठीक है। तो आउटडेटेड नॉर्म्स हैं उनको, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई गलत चीज़ चली आ रही है उसको चेंज करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल है मजदूर किसान शक्ति संगठन एक्सपोज गवर्नमेंट करप्शन लीडिंग टू आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, तो जो आरटीआई का जो एक्ट पास हुआ था, इसमें ये जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है इसका बहुत बड़ा हाथ था, इन्होंने काफ़ी इसके लिए काम किया था। उसके बाद फिर सरकार को ये आरटीआई एक्ट लाना पड़ा उस टाइम जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी। ठीक है, अब किस तरह के होते हैं प्रेशर ग्रुप्स, टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। एक तो होते हैं ये डूवेर्जर के क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इन्होंने क्या क्या बताया, एक तो होते हैं प्रमोशनल ग्रुप्स, दीज एडवोकेट फॉर स्पेसिफिक कॉजेज और इशूज सच एज एनवायरमेंटल, एनिमल्स राइट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो जैसे पेटा हो गया, ये एनिमल्स के लिए काम करता है, ग्रीन पीस हो गई, ये थोड़ा एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, किसी स्पेसिफिक इशू पे या कॉज पे होते हैं, जैसे एनवायरमेंट हो गई, एनिमल राइट्स हो गए, इस तरह के, तो इनको बोलते हैं प्रमोशनल ग्रुप्स। फिर होते हैं प्रोटेक्टिव ग्रुप्स, दीज डिफेंड द इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स लाइक वर्कर्स और इंडस्ट्री, जैसे ट्रेड यूनियंस हो गई। ठीक है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन, जैसे एम्प्लॉयज यूनियन हो गया, आईएमए हो गया, तो इंडिया में जो डॉक्टर्स हैं उनके जो एक तरह से उनके जो राइट्स हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है ये। तो ये क्या करता है, डिफेंड द इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स, तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव। और प्रमोशनल कौन सा होता है, वो किसी स्पेसिफिक कॉज या इशू पे होता है, जैसे एनवायरमेंट हो गया या फिर एनिमल राइट्स हो गया। गैब्रियल एलमंड्स क्लासिफिकेशन, तो गैब्रियल एलमंड ने 4 तरह के बताए हैं। पहला क्या है, इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स, दीज आर फॉर्मल स्टेट रिलेटेड बॉडीज लाइक द आर्मी और चर्च दैट इन्फ्लुएंस पॉलिसी इनडायरेक्टली। ठीक है, तो स्टेट रिलेटेड बॉडीज होती हैं। अब ये चर्च तो इंडिया का नहीं है, लेकिन जैसे यूरोपियन या अमेरिकन कंटेक्स्ट में बोल सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पे चर्च का काफ़ी रोल होता है गवर्नमेंट में, इसलिए सेक्युलरिज्म वहीं का ओरिजिनल कंसेप्ट है। और वो कंसेप्ट भी यही था कि चर्च और गवर्नमेंट अलग अलग हों। या जैसे आर्मी का एग्जांपल ले लीजिए, मतलब आर्मी ये के टॉप जनरल्स जो हैं वो कुछ एडवाइस कर रहे हैं सर गवर्नमेंट को कि आप ऐसा करिए वैसा करिए। तो बेसिकली स्टेट रिलेटेड जो बॉडीज़ हैं, जैसे एजुकेशन पे के लिए कोई मान लीजिए एनसीईआरटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोई एक तरह से अपना एडवाइजरी कुछ दी सरकार को, कुछ एक तरह से कोई रिपोर्ट दी कि भाई ऐसा ऐसा एजुकेशन में सिलेबस में बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो उस तरह का कुछ काम, मतलब इंस्टीट्यूशनल, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल हो गया एक तरह से। Associational groups, these are organized groups formed to promote shared interests such as business associations or unions, example employees union। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके शेयर्ड इंटरेस्ट हैं। शेयर्ड इंटरेस्ट मतलब सब एक जैसे ही हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ यूनियन, मतलब किसी भी पर्टिकुलर, मान लीजिए टीचर्स यूनियन बना ली, सरकारी टीचर्स ने अपनी एक यूनियन बना ली, सरकारी टीचर्स यूनियन, तो सारे टीचर्स एक जैसे हैं ना, तो उनके सबके क्या हो गए, शेयर्ड इंटरेस्ट हो गए। भाई जो भी सरकार टीचर्स के लिए फैसला लेगी, मान लीजिए टीचर्स की सैलरी बढ़ा दी या उनकी पेंशन कम कर दी, तो सबको इफेक्ट पड़ेगा ना उससे। तो इन्होंने अपनी एक यूनियन बना ली और फिर वो यूनियन क्या करेगी, सरकार पे दबाव बनाइए कि भाई हमारे लिए काम करिए, हमारे पक्ष में फैसले दीजिए। नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स, दीज आर इनफॉर्मल ग्रुप्स बेस्ड ऑन आइडेंटिटी लाइक कास्ट, एथनिसिटी और रीजन। ठीक है, तो इसमें एसोसिएशन में तो क्या था, सेम एक तरह से प्रोफेशन था, तो सबको सेम इंटरेस्ट पड़ रहा है। यहाँ पे क्या है कि एसोसिएशन होती है, लेकिन वो किस पे बेस्ड होती है, कास्ट या एथनिसिटी पे। जैसे कास्ट बेस्ड ग्रुप है कोई, वो रिजर्वेशन चाहिए उनको, तो वो उसकी डिमांड कर रहा है, सड़कों पे उतर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। फिर होते हैं एनोमिक ग्रुप्स, दीज आर स्पॉन्टेनियस अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स दैट इमर्ज इन रिस्पॉन्स टू क्राइसिस सच एज राइट्स और प्रोटेस्ट। ठीक है, ये क्या होते हैं ना, ये तो होते हैं बिल्कुल जैसे क्षणिक होते हैं, अचानक से कोई मान लीजिए कोई दंगा फैल गया, तो बहुत सारे किसी रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन ए के लोगों ने मिलके 50-60 लोगों ने अपने संगठन बना लिया और दूसरे रिलीजन बी के लोगों पे हमला कर दिया। राइट्स में यही सब तो होता है दंगों में, जब ये रिलीजियस दंगे होते हैं। ठीक है, तो ये अचानक से बनते हैं। जैसे 1947 में इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, तो खूब इस तरह के संगठन छोटे छोटे जो एक दूसरे पे हमला कर रहे थे बनते हैं। और ये हम आमतौर में देखते ही हैं, जब मतलब भारत में तो हर 2-3 साल में कोई मेजर दंगा हो ही जाता है। ठीक है, तो ये एनोमिक होते हैं। जब भी एनोमी बेसिकली छा जाती है, नॉर्मलेसनेस होती है, कानून व्यवस्था जब बिगड़ जाती है, तो इस तरह के अनऑर्गेनाइज ग्रुप पैदा हो जाते हैं। मेथड्स ऑफ इन्फ्लुएंस यूज बाय प्रेशर ग्रुप्स, तो ये प्रेशर ग्रुप जैसे नाम इनका है क्या,
दबाव मतलब प्रेशर ग्रुप मतलब सरकार पे दबाव बनाना। तो अब ये दबाव बनाने के क्या तरीके होते हैं? दबाव सरकार पे किस तरह बनाया जाता है इन प्रेशर ग्रुप्स द्वारा? तो पहला तरीका है लॉबिंग एंड पेटिशंस। प्रेशर ग्रुप्स यूज़ लॉबिंग, मेमोरेंडा एंड पेटिशंस टू डायरेक्टली टू कम्युनिकेट देयर डिमांड्स टू डिसीजन मेकर्स। ठीक है, तो अब ये लॉबिंग तो यूएस का कंसेप्ट है, इंडिया में चलती नहीं है लॉबिंग। लॉबिंग का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर आप सरकार को मतलब कुछ दीजिए, मेनली तो पैसा ही होता है, पैसा दीजिए, मनी, उससे फिर वो सरकार आपके आपके मतलब जो भी इंटरेस्ट है उनके अकॉर्डिंग फैसला ले सकती है। पेटिशंस तो इंडिया में खूब दी जाती हैं कि भाई सरकार को आप एक लिखित में चिट्ठी लिख दीजिए कि भाई हमारे को ऐसा ऐसा चाहिए। तो पेटिशन से लेकिन कुछ होता है कि नहीं होता, ये तो बड़ा एक सवाल है, क्योंकि मतलब होता भी होगा, कह नहीं सकते, लेकिन हाँ एक तरीका होता है पेटिशन देना भी। मतलब पीआईएल्स भी तो डालते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस लोग कोर्ट में, तो वो भी तो वही होता है, पब्लिक के इंटरेस्ट में कुछ काम हो रहा है, तो वो भी एक तरह का पेटिशन ही हो गया। सिविल डिसोबीडियंस एंड प्रोटेस्ट, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी मतलब इम्पैक्टफुल चीज़ होती है, प्रोटेस्ट या सिविल डिसोबीडियंस, सड़कों पे उतरना। क्योंकि देखिए आपको भी पता है ना कि रामायण में वो था ना कि वो भय बिन होए ना प्रीति, तो वही है एक तरह का, मतलब पेटिशन आप किसी को देंगे तो उससे क्या होगा, सरकार ने भाई चिट्ठी आई है कि साहब ये आपने लिख दी कि पता नहीं कौन है ये चाहते हैं कि यूपीएससी में ऐसा ऐसा कर दिया जाए, तो वो क्या करेंगे, चिट्ठी को आपके डस्टबिन में फेंक देंगे। लेकिन जब वही स्टूडेंट सड़कों पे उतर जाते हैं, चक्का जाम करते हैं, तो फिर सरकार की एकदम से नज़र पड़ती है, क्योंकि अरे यार ये देश में कैसे चक्का जाम हो रहा है। तो इसलिए प्रोटेस्ट या सिविल डिसोबीडियंस सबसे इम्पैक्टफुल तरीका है प्रेशर ग्रुप्स के पास अपनी बातें मंगवाने का। वही जैसे फार्मर्स लॉ, ये फार्मर्स प्रोटेस्ट में लोगों ये फार्मर्स ने किया था ना, पूरा दिल्ली जाम कर दिया था। कौन सा बॉर्डर था वो, कोई बॉर्डर पे बैठ गए थे और फिर पूरा, तो सरकार को फिर मजबूरन वो लेना पड़ा ना, तो इसलिए वही है बहबिन होए ना प्रीत, तो प्रोटेस्ट करिए, सिविल डिसोबीडियंस करिए, तभी फिर सरकार आपकी बात सुनेगी। दे ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट टू ड्रॉ पब्लिक एंड पॉलिटिकल अटेंशन सच एज सीन इन द फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया। ठीक है, एक तो प्रोटेस्ट होते हैं, दूसरा नॉन वायलेंट होते हैं, हिंसा नहीं होती। लेकिन एक इसमें ये है ना कि हिंसा तो नहीं होती, लेकिन आम लोगों को मतलब अनकंफर्टेबल तो लोग हो जाते, तकलीफ तो होती है लोगों ना। भाई आपने कोई सड़क जाम कर दी या ट्रेन की पटरी जाम कर दी कि हमको रिजर्वेशन चाहिए, तो आम लोग ही तो उस ट्रेन में बैठे हैं या उस सड़क पे चल रहे हैं, तो नॉन वायलेंट तो होते हैं, लेकिन फिर क्या है ना, आम लोगों से थोड़ा तकलीफ होती है। Expert advice and media campaigns. Many groups influence policy by offering expert input and running media campaigns to shape public opinion. ठीक है, तो वही है कि अखबार में अपना कोई लेख लिख दीजिए, मीडिया में कोई, अगर थोड़ा आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैसा है तो कोई मीडिया में ऐड चलवा दीजिए, तो उससे भी लोगों को थोड़ी जागरूकता आएगी कि भाई सरकार के खिलाफ ऐसा करिए, तो पब्लिक ओपिनियन थोड़ी चेंज होएगी। Public political donations, pressure groups and fund political parties or candidates openly in the US and often covertly in India to gain पॉलिसी लेवरेज। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देना है, इसको बोलते हैं लॉबिंग, जो हमने पहले पॉइंट में देखा था। ये यूएस में चलता है, इंडिया में नहीं चलता। इंडिया में तो ये गैर कानूनी है, वहाँ पे लीगल होता है। इंडिया में चलता है क्रोनी कैपिटलिज्म। अब ये कोई ऐसी लीगल चीज़ नहीं है, ये भी इलीगल ही है। इसमें क्या होता है, बड़े जो पैसे वाले बिजनेसमैन होते हैं वो सरकार को या सरकार के मंत्रियों को पैसा खिलाते हैं कि हमारे फेवर में आप लॉज पास करिए। सोशल मीडिया एक्टिविज्म, दे यूज प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर और इंस्टाग्राम टू मोबिलाइज सपोर्ट एंड रेज अवेयरनेस, एग्जाम्प्लीफाइड बाय मी टू मूवमेंट। ठीक है, तो ये मी टू मूवमेंट जैसे हुआ था, ब्लैक लाइव्स मैटर हुआ था, इस तरह के मूवमेंट चलते रहते हैं। तो सोशल मीडिया एक नई चीज़ है, पहले तो प्रोटेस्ट सड़कों पे ही होता था ना, आजकल सोशल मीडिया पे भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, तो मतलब क्या क्या इनकी लिमिटेशन है, इनकी क्या सीमाएं क्या हैं। तो सर्व एलाइट इंटरेस्ट, प्रेशर ग्रुप्स ऑफन एंड अप रिप्रेजेंटिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इलीट रेदर देन दोज ऑफ द ब्रॉडर पॉपुलेशन। ठीक है, तो अभी हमने देखा तो था कि डोमिनेंट क्लास और जो मार्जिनलाइज्ड हैं दोनों के लिए काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए बहुत कम होते हैं प्रेशर ग्रुप्स। ज़्यादातर किसके लिए होते हैं, डोमिनेंट के लिए होते हैं, क्योंकि पैसा लगता है हर काम में, प्रोटेस्ट करना है तो उसके लिए पैसा लगता है, या सरकार को पैसा खिलाना है तो उसके लिए पैसा लगता है। तो ज़्यादातर क्या है, जो एलीट लोग हैं उन्हीं के इंटरेस्ट को सर्व करते हैं ये। बायस एंड फ्रेगमेंटेशन इन डेमोक्रेसी, देयर इन्फ्लुएंस कैन लीड टू अ बायस्ड एंड फ्रेगमेंटेड डेमोक्रेटिक प्रोसेस वेयर सर्टेन ग्रुप्स डोमिनेट पॉलिसी मेकिंग। तो जो ऑब्वियसली बात है, जो डोमिनेंट ग्रुप्स के प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके पास ज़्यादा पैसा है, तो सरकार पे इन्फ्लुएंस भी उनका ज़्यादा होगा, तो इससे क्या होगा, सरकार में बायस आ जाएगा। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो थोड़ा हैम्पर होगा, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर प्रेशर ग्रुप्स ही ज़्यादा एक तरह से सरकार पे इन्फ्लुएंस बना पा रहे हैं।
Identity based organization in India. In Indian context, many pressure groups are formed along the lines of caste, religion, and ethnicity, which can reinforce solid divisions. तो प्रेशर ग्रुप्स यहाँ पे क्या होते हैं ना, एक तरह से हम चाहते हैं देश में कि हमारा एक तरह से सॉलिडारिटी बढ़े, जितने हमारे डिविजन्स कम हों, लेकिन प्रेशर ग्रुप्स को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या होते हैं प्रेशर ग्रुप्स आइडेंटिटी बेस्ड होते हैं। मतलब या तो कास्ट बेस्ड हो जाएंगे, या रिलीजन बेस्ड हो जाएंगे, या रीजन बेस्ड भी हो सकते हैं कि भाई महाराष्ट्र का कोई ग्रुप है या उत्तर प्रदेश का कोई ग्रुप है। तो इससे क्या डिवीजन बढ़ता है समाज में, विच री इन्फोर्सेज सोशल डिविजन्स रेदर देन। भाई हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए ना कि जितना हो सके डिवीजन कम होए देश में, तो सब लोग एकता बढ़े समाज में, सॉलिडेरिटी बढ़े, सोशल सॉलिडेरिटी। लेकिन ये क्या करते हैं, सोशल डिविजन्स बढ़ा देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या होते हैं प्रेशर ग्रुप आइडेंटिटी बेस्ड होते हैं, कास्ट बेस्ड हो सकते हैं, रिलीजन बेस्ड या रीजन बेस्ड। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड एपिसोडिक मोबिलाइजेशन। मैनी प्रेशर ग्रुप लैक फाइनेंशियल एंड ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि हम देखा ना, जो पैसे वाले लोगों के प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके पास तो पैसा होगा, लेकिन जो गरीबों के या किसानों के, जैसे मान लीजिए, तो कोई उनके लिए प्रेशर ग्रुप है, तो उसके पास उतना पैसा नहीं होगा, तो उतना उनका प्रोटेस्ट उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा, लीडिंग टू इरेगुलर एंड इशू स्पेसिफिक मोबिलाइजेशन रेदर देन सस्टेन्ड एडवोकेसी। तो इससे क्या होगा, वो कोई ऐसा रेगुलर प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। भाई कभी कभी आ गए, भाई जैसे किसानों का भी रहता है ना, जब भाई फसल कट गई, जब फ्री हैं एक महीने के लिए, तो फिर वो प्रोटेस्ट कर लिया, क्योंकि पैसा है नहीं, सबको काम भी करना है। ठीक है, अब इंडिया में क्या क्या प्रेशर ग्रुप्स हैं, थोड़ा इनके नाम भी हमको पता होने चाहिए। जैसे RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। हालांकि ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इनका पॉलिटिक्स में भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है, इनडायरेक्टली रहता है, क्योंकि इनकी जो पार्टी है BJP, उसको ये सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्टली। प्रमोट्स हिंदू कल्चरल नेशनलिज्म एंड इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिकल डिस्कोर्स। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है BJP, वो एक तरह से जो है वो RSS का ही एक तरह से आइडियोलॉजी दोनों की सेम है, और RSS पूरी तरह से BJP को प्रमोट करता है। VHP, विश्व हिंदू परिषद, एडवोकेट्स फॉर हिंदू रिलीजियस इशूज लाइक राम जन्मभूमि। शिवसेना, दो अ पॉलिटिकल पार्टी, इट ऑल्सो फंक्शन एज कल्चरल प्रेशर ग्रुप ऑन मराठी प्राइड एंड हिंदुत्व। ठीक है, तो शिवसेना की शुरुआत ही एक तरह से मराठी प्राइड पे हुई थी, कि मराठी लोग हैं और मराठी लैंग्वेज है, या बेसिकली जो महाराष्ट्र जो एक तरह से स्टेट है, हमको इसको प्रायोरिटी पे रखना है। फिर ट्रेड एंड लेबर यूनियंस, जैसे INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एफिलेटेड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो एक तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट है, और ये ट्रेड यूनियन है एक तरह से, तो उसका एक प्रेशर ग्रुप है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस लिंक टू CPI, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की है, फोकस ऑन वर्कर्स राइट्स। फिर है भारतीय मजदूर संघ, ये एफिलेटेड टू है RSS, और ये मजदूरों की बात उठाता है। लार्जेस्ट लेबर यूनियंस इन इंडिया। फिर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स के लिए, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डैम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये काफ़ी चला था जब नर्मदा का चल रहा था। चिपको मूवमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन इन उत्तराखंड। ठीक है, तो इसमें लोग पेड़ से चिपक गए थे कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे आपको, इसलिए इसका नाम रखा गया चिपको मूवमेंट। सेव अरे अरे मूवमेंट, ये अभी तो रिसेंटली हुआ था मुंबई में, अर्बन एनवायरमेंटल मूवमेंट टू प्रोटेक्ट मुंबईज ग्रीन जोन फ्रॉम डेवलपमेंट। तो ये भी एक तरह से प्रेशर ग्रुप बना दिया गया था। बिजनेस में CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, तो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इम्पैक्ट, मतलब एक तरह से इन्फ्लुएंस करती है ये। फिर अपने पास FICCI है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो लॉबीज फॉर बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेशंस। फिर है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वर्क्स फॉर द कॉर्पोरेट एंड सेक्टर इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद एक उसमें जोड़, और IMA और जोड़ लीजिए आप, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो ये डॉक्टर्स और मेडिकल जो एक तरह से समाज है, मेडिकल इंडस्ट्री जो है इंडिया में, उसको रखती है ये। ठीक है, तो लास्ट में बात कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की। तो ये तो सिंपल है, पता ही होगा आपको राजनीतिक पार्टियां क्या होती हैं। थोड़ा सोशियोलॉजिकल या डेफिनेशंस क्या हैं वो देख लेते हैं। मैक्स वेबर डिफाइंड पॉलिटिकल पार्टी एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कंटेस्ट इलेक्शंस टू कैप्चर पावर। तो ठीक है, तो इसमें इसमें तो कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ लगा नहीं होगा। भाई जो चुनाव लड़े पावर के लिए, सत्ता के लिए, वो क्या है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। दे आर असेंशियल टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। जो आपके ये MPs होते हैं, ये MLAs क्या होते हैं, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये आपको जाके, ये जो हमारी पार्लियामेंट है ना, अच्छा पार्लियामेंट अब तो ऐसी हो गई है, वैसे शेप बदल गई है, तो ये जो हमारी पार्लियामेंट है, ये उसमें जाके आपको रिप्रेजेंट करते हैं। भाई जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट का जो MP है, या आपके शहर, या आप जहाँ का भी MLA है, उन लोगों को वो रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ये इसके बहुत ज़रूरी अंग है पॉलिटिकल पार्टी। भाई पॉलिटिकल पार्टी होगी नहीं तो फिर मतलब सरकार कैसे बनेगी? अगर सब MP अकेले अकेले बन जाएंगे, मतलब कितने 500 प्लस है ना लोकसभा में,
272 चाहिए होता है सरकार बनाने के लिए, तो सरकार फिर बनाएगा कौन? एक पार्टी तो होनी चाहिए ना। फंक्शंस क्या हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के? इलेक्शन लड़ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ compete in elections to gain political form, mobilizing public opinion, they shape and organize public opinion around key political and social issues। तो क्या है, पब्लिक ओपिनियन बनाई जाती है कि भाई क्या करना है, तो हर जैसे पार्टिकल का इशू कोई मुद्दा होता है ना, आइडियोलॉजी, जैसे बीजेपी का ज़्यादातर क्या रहता है, हिंदुत्व की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं, तो हिंदुत्व के बारे में ये ओपिनियन बनाते हैं। कांग्रेस का ज़्यादातर रहता है सेक्युलरिज्म के तरफ ज़्यादा रहता है कि सबको एक साथ लेके चलें। और बस ऐसा ही है, मतलब सबका अपना-अपना है। हमें पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें तो मतलब ये देखना है कि सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या बात है। लीडरशिप ट्रेनिंग, पार्टीज़ ट्रेन, रिक्रूट एंड डिसिप्लिन फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है? तो जैसे सब हर पार्टी का क्या होता है, कॉलेज विंग मतलब ये स्टूडेंट विंग होती है, जैसे एबीवीपी है, ये बीजेपी की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ठीक है? और इसका कांग्रेस की भी शायद कुछ थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। वो भी मतलब लड़ती है डीयू वगैरह में काफ़ी इलेक्शंस, और फिर वो मतलब उन्हीं में से ज़्यादातर फिर वो लीडर्स, मतलब एएसयूआई है शायद उसका नाम, एनएसयू, सॉरी, हाँ एनएसयूआई, एनएसयूआई है कांग्रेस की जो है उसका नाम, ठीक है? तो इसके मतलब वो स्टूडेंट्स एक तरह से नए रिक्रूट कर लिए जाते हैं, तो ये जो क्या बोलते हैं, बनते हैं ना कि यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट वगैरह, तो फिर वही बाकी आगे चल के जैसे वो बनते हैं फिर बड़े लीडर। जैसे इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं अरुण जेटली, जो अब अभी रहे नहीं दुनिया में, तो ये भी एक तरह से एक ज़माने में एबीवीपी से एसोसिएटेड थे, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे थे। नहीं, शायद डीयू के ही प्रेसिडेंट रहे थे, चुनाव तो डीयू के होते हैं ना। ठीक है, तो और भी बहुत सारे नेता हैं जो अपने ज़माने में मतलब कॉलेज पॉलिटिक्स में काफ़ी ऊपर रहे थे। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, दे डेवलप पॉलिसी प्लेटफॉर्म्स टू गाइड गवर्नेंस एंड एड्रेस पब्लिक नीड्स, ठीक है? तो पॉलिसी बनाते हैं, पब्लिक का ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ब्रिजिंग स्टेट एंड सोसाइटी, एज नोटेड बाय रॉबर्ट डाल, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट एज वाइटल लिंक बिटवीन स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, ठीक है? तो स्टेट क्या है, गवर्नमेंट है, और सिविल सोसाइटी क्या है, आम नागरिक, सिटीजन्स। इनके बीच में पॉलिटिकल पार्टी एक अच्छा ब्रिज का काम करती है, क्योंकि सिटीजन्स क्या करते हैं, डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं सकते, तो वो एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी के लिंक हो जाता है, क्योंकि सिटीजन फिर उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेंगे जिसकी एक तरह से जिसकी आइडियोलॉजी उनसे मिलती है। जैसे जो ज़्यादातर हिंदुत्व को फेवर करते हैं वो लोग बीजेपी को वोट करेंगे, तो एक तरह से फिर उनको लगेगा कि बीजेपी फिर उनकी मतलब के काम करेगी। जो लोग सेक्युलर वैल्यूज़ को ज़्यादा वो करते हैं वो कांग्रेस को करेंगे, तो फिर कांग्रेस उस तरह का काम करेगी, ठीक है? तो एक तरह से बहुत अच्छा लिंक हो जाता है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज किस किस तरह से अलग अलग होती हैं। ऑर्गेनाइज्ड एंड आइडियोलॉजिकल नेचर, पॉलिटिकल पार्टीज आर स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस विद इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स एंड आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशंस दैट गाइड देयर एक्शंस एंड पॉलिसीज, ठीक है? तो ये आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टीज में। जैसे हमने देखा ना, बीजेपी का आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी क्या है, हिंदुत्व, मतलब वो हिंदुत्व को सबसे ऊपर रखते हैं। कांग्रेस का क्या है, सेक्युलरिज्म। और दूसरी जैसे पार्टीज हैं सीपीआई, इनका क्या है, ये वामपंथी हैं, इनका क्या है, कम्युनिस्ट एजेंडा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इस तरह का जो इनका होता है। तो आइडियोलॉजी भी सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि एक आइडियोलॉजी पे ही पॉलिटिकल पार्टी बनती है। मास बेस्ड वर्सेस कैडर बेस्ड, तो मास बेस्ड पार्टीज कौन होती हैं, जो कि आइडियोलॉजी बेस्ड होती हैं, मतलब जिनकी आइडियोलॉजी को एक तरह से सही मान के लोग उनसे जुड़ते हैं, तो उसमें कोई काडर नहीं होता, काडर अपने आप बन जाता है। काडर मतलब काडर होता है जो एक्चुअल में कार्यकर्ता या रिक्रूट किए जाएँ, जो एक तरह से सब कुछ अपना छोड़ के, या उनका प्रोफ़ेशनल ही यही हो कि इस पार्टी के लिए काम करना, तो वो काडर होता है। बाकी क्या होता है, नॉर्मल लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टीज़ में, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, रिलाय ऑन ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट, व्हाइल काडर बेस्ड पार्टीज लाइक आरएसएस, बीजेपी, आरएस कंबाइंड डिपेंड ऑन डिसिप्लिन्ड आइडियोलॉजिकली ट्रेन्ड कोर। तो जैसे आरएसएस का क्या है, काडर होता है, काडर मतलब बहुत सारे एक तरह से इनका लोग होते हैं, इनके कार्यकर्ता जिनको बोलते हैं, तो वो ऐसे नहीं होते पार्ट टाइम, वो मतलब इनको पूरा तरह से रिक्रूट किया जाता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो उनको कुछ बोलते हैं, इनका मुझे नहीं पता इतने टर्मिनोलॉजी क्या है, लेकिन वो फिर क्या शादी-वादी भी नहीं करते, और फिर वो पूरा आरएसएस की आइडियोलॉजी को फैलाते हैं। तो इसमें जो प्रधानमंत्री हमारे इस टाइम नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी आरएसएस से आते हैं, तो इन्होंने भी शादी नहीं करी और आरएसएस को पूरा अपना जीवन दे दिया। तो मतलब इतना डेडिकेटेड काडर होता है कि वो अपना जीवन सब कुछ उस पार्टी को दे देता है। बाकी फिर जैसे कांग्रेस जैसी पार्टियाँ, वो क्या होती हैं, वो पब्लिक सपोर्ट पे रहती हैं। तो पब्लिक सपोर्ट मतलब जो आप अपने काम, अपना जो भी बिज़नेस वगैरह जॉब कर रहे हैं, अपनी फैमिली चला रहे हैं, लेकिन आप उस पार्टी को करते हैं, तो उसकी पार्टी की रैलीज़ वगैरह में शामिल हो जाते हैं, कार्यकर्ता बन जाते हैं पार्ट टाइम।
आइडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पॉलिटिकल पार्टीज कैटेगराइज लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंट्रिस्ट और रीजनलिस्ट बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल पोजीशंस एंड ज्योग्राफिकल फोकस। ठीक है, तो ये मुझे जैसे देखिए लेफ्टिस्ट तो होती हैं ये अपनी सीपीआई वगैरह जो वामपंथी होती हैं, सीपीआई हो गए, कम्युनिस्ट वगैरह, और राइट विंग जो हो गया वो अपना बीजेपी टाइप जो हिंदुत्व की बात करती हैं, और सेंटर में आ जाती है अपनी कांग्रेस टाइप जो बीच में रहने की कोशिश करती हैं, सेक्युलर वैल्यूज़ को फॉलो करती हैं, ना इधर जाती हैं ना उधर जाती हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से तीनों का वो हो गया। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि फिर ये ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक हो जाएगा। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, Roberto Michels argued that political parties tend to become oligarchic over time, where leadership becomes permanent and general membership turns into passive followers। तो ये तो इंडिया में हर पार्टी की कहानी है। वो था ना, कौन सा वो सीरियल था, कहानी घर घर की, ऐसा कुछ था ना, ऐसी कहानी पॉलिटिकल पार्टी पार्टी की। क्योंकि आप कोई सी पार्टी देख लीजिए, कांग्रेस देख लीजिए, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये क्या पार्टी तो सब शुरू होती है बहुत अच्छी बातों से, फिर अल्टीमेटली होता क्या है, एक पर्टिकुलर परिवार के लोग इस पे कब्जा कर लेते हैं। कांग्रेस में जैसे एक पर्टिकुलर परिवार ने कब्जा कर लिया, समाजवादी पार्टी में भी एक परिवार का कब्जा है, आम आदमी पार्टी में भी एक, जैसे अब केजरीवाल हैं तो उन्हीं के आगे, मतलब मेरे को यही लगता है कि वही होगा। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ओलिगार्की बन जाती है। वो फैमिली बेस्ड भी हो सकती है या फिर कुछ लोग जैसे बीजेपी में आरएसएस के जो टॉप लोग हैं वो एक तरह से वो बन जाते हैं, वो अपने मतलब की डिसीजन मेकर्स बोल दीजिए। हालांकि बीजेपी आरएसएस में कह सकते हैं कि वहाँ पे इतना वो नहीं होता क्योंकि नए नए लोग आते रहते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से थे लेकिन आज वो पीएम हैं। तो इन पार्टीज़ में मतलब इन दोनों मतलब आरएसएस और बीजेपी में इस तरह का अभी तक तो नहीं देखा गया कि किसी पर्टिकुलर कुछ लोगों का एक तरह से ओलिगार्की बन गई हो कि भाई यही लोग टॉप पे रहेंगे। ठीक है, इल्यूजन ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, अकॉर्डिंग टू मिशेल्स दिस कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू लीडर्स मेक जेन्युइन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन विद इन पार्टी लार्जली इल्यूजनरी। ठीक है, तो वही बात है, धीरे धीरे सबका विश्वास उठ जाता है ना पॉलिटिक्स से कि यार क्या मतलब, पार्टी बनी तो आइडियोलॉजी की थी लेकिन आज एक पूरा परिवार ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो एक इल्यूजन सा बन जाता है डेमोक्रेसी में कि यार हम वोट देते हैं तो हमें एक्चुअली में कोई हमारे पास पावर है भी कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से फिर मतलब होता है, मतलब बहुत सही बात भी है, इसलिए लोग कहाँ इतना पॉलिटिक्स में लोग इंटरेस्ट लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लेस्टर मिलबर्थ। तो लेस्टर मिलबर्थ ने किताब लिखी थी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हाउ एंड व्हाई डू पीपल गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, 1965 में लिखी थी। ही कैटेगराइज सिटीजन बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ पॉलिटिकल एंगेजमेंट। ठीक है, तो कौन कितना ज़्यादा एंगेज करता है पॉलिटिक्स में, कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कितना पार्टिसिपेट करता है, उसके हिसाब से इन्होंने चार वो बनाए थे ग्रुप्स। तो सबसे पहले तो है एपैथेटिक इंडिविजुअल्स। एपैथी मतलब होता है डिसइंटरेस्टेड, जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। दीज पीपल आर हु आर पॉलिटिकली इनएक्टिव एंड शो लिटिल टू नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल मैटर्स। ठीक है, तो ये लोग वो होते हैं जो वोट भी नहीं देते कि यार अपने को क्या लेना है ना, अपन मतलब जैसे ये उस तरह के लोग होते हैं जैसे मान लीजिए इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं और सब देख रहे हैं यार पीएम कौन बनेगा, ये उस दिन क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं या फिल्म देखे चले जाते हैं। इनको कोई मतलब नहीं होता, इनको सिर्फ होता है कि यार अपना पैसा कमाओ मजे लो। और मेरे हिसाब से ये बेस्ट पॉलिसी है क्योंकि आपको क्या करना है यार, क्या कौन जीता, वो क्रिकेट मैच की तरह है भाई। अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई तो कोहली को और उनकी जो भी टीम है उनको प्राइज़ मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ठीक है, उसके बाद होते हैं स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स एंगेज इन मिनिमल पॉलिटिकल एक्टिविटी सच एज वोटिंग इन इलेक्शंस एंड कैजुअली डिस्कसिंग पॉलिटिकल इश्यूज। ठीक है, तो ये क्या, ये स्पेक्टेटर्स मतलब ये सारे जो अपन आम आदमी, आपके जैसे पिताजी भी घर पे होंगे, भाई वोट दे दिया, बाकी शाम को थोड़ा बहुत न्यूज़ में देख लिया भाई क्या चल रहा है, सबकी एक फेवरेट पार्टी होती है, भाई मैं तो इसको देता हूँ उसको देता हूँ, बहुत ही मिनिमल, मतलब बहुत ही मिनिमल पॉलिटिकल एक्टिविटी, लिमिटेड टू बस की वोट देना और थोड़ा बहुत न्यूज़ पे देख लिया हाँ भाई क्या चल रहा है, या कोई अंकल जी फूफा जी मिलने आए उनसे बात कर ली, भाई आजकल तो मोदी का तो ऐसा है, राहुल गांधी का ऐसा है, मतलब वो होता है ना, बातें कर ले बस। उसके बाद होते हैं ट्रांजिशनल्स। ट्रांजिशनल्स शो मॉडरेट इन्वॉल्वमेंट इन बाय पार्टिसिपेटिंग इन रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशंस और हेल्पिंग विद फंड रेजिंग एफर्ट्स। ठीक है, अब ये थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, रैलीज में भी जाते हैं, थोड़ा पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े एक्टिव कार्यकर्ता से बन जाते हैं पार्टी के। स्पेक्टेटर्स तो क्या होते हैं, जैसे अंकल अपने जैसे पिताजी वगैरह हो गए ना, जो सिर्फ वोट दिया और अपना चाय पे डिस्कस कर लिया, भाई राहुल गांधी तो ये है, मोदी ऐसा है, जो भी है मतलब बातें। फिर ट्रांजिशंस होते हैं, एक्चुअल में ग्राउंड पे जाके रैलीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं फाइनली ग्लैडिएटर्स। ये होते हैं असली लोग, ये लड़ते हैं चुनाव।
ग्लैडिएटर्स आर हाईली एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हु कंटेस्ट इलेक्शंस। ये बनते हैं एमपीज, एमएलएज, पीएम, सीएम, जो भी एक्चुअल लोग हैं, होल्ड्स पब्लिक ऑफिस और डीपली इन्वॉल्व इन फॉर्मल पॉलिटिक्स, ठीक है। उसके बाद है डायन ज़ीगलर का सिनिकल व्यू। सिनिकल व्यू मतलब जो हर चीज़ को शक की निगाहों से देखना होता है, एक तरह से किसी पे भरोसा ना करना किसी पे। तो अकॉर्डिंग टू डायन ज़ीगलर, इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट एज अ डाइवर्जनरी टूल्स, मतलब डाइवर्जन क्रिएट कर देते हैं कि जैसे हमें कोई चीज़ सामने क्लियरली दिख रही, मतलब हम देख रहे हो उसको, वो ना दिखे और हमको मतलब बेसिकली ध्यान भटकाना। सिमिलर टू रोमन सर्कस इज मेंट टू पेसिफाई द मासेज एंड क्रिएट फॉल्स इल्यूजन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। मतलब कहने का ये है कि अल्टीमेटली देखिए, आपको तो आम इंसानों को तो कुछ मिल नहीं रहा। पार्टी ए जीते चाहे पार्टी बी जीते, पार्टी ए जीतेगी तो वो मज़े करेगी, पार्टी बी जीतेगी तो वो मज़े करेगी। लेकिन आपको एक इल्यूजन है कि यार हम वोट दे के अपनी सरकार बनाते हैं, वो हमारा फ़ायदा करती है, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली क्या है, एक इल्यूजन है। जैसे रोम रोम में क्या होता था, सर्कस या कोलेजियम वगैरह करवाए जाते थे कि लोगों का ये भुखमरी, मतलब भुखमरी और ये सब जो सामाजिक समस्याएं, इनसे ध्यान हट जाए और लोग इसमें मस्त रहें। तो इसलिए डेमोक्रेसी और ये जो चुनाव करवाए जाते हैं कि लोग ये मोदी वर्सेस राहुल गांधी या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी करते रहें और उनकी जो रियल समस्याएं हैं उस पर ध्यान ना जाए, ठीक है। तो डाइवर्जनल टूल्स हैं, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं ये। तो इंडिया में क्या हाल है, पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इंडिया में है मल्टी पार्टी सिस्टम। कई देशों में क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम होता है जहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टी हो सकती हैं। इंडिया में है मल्टी पार्टी सिस्टम। जितनी मर्जी मैं भी चाहूँ तो जितनी अपनी एक पार्टी बना सकता हूँ, आप भी चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मत बनाना, ठीक है। इंडिया फॉलोज अ मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फीचरिंग बोथ नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो नेशनल पार्टीज होती हैं जैसे बीजेपी और अपना कांग्रेस है। अब ये नेशनल पार्टी बनने के लिए सर्टेन वो होते हैं, इलेक्शन कमीशन, मतलब सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो वो आप जब वो पढ़ते हैं ना, पॉलिटी आपका सब्जेक्ट जो है, लक्ष्मीकांत किताब, उसमें अच्छी तरह सब बता रखा है नेशनल पार्टी कैसे बनते हैं। आप वो इलेक्शन कमीशन से आपको मिलता है नेशनल पार्टी का टैग कि हाँ भाई ये पार्टी नेशनल है, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिमेन्ड द डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स ऑफ सेवरल डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, शेपिंग द अर्ली पॉलिटिकल लैंडस्केप। तो आज़ादी कांग्रेस मतलब आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस काफ़ी मतलब एक तरह से कांग्रेस ही थी मेन तो पार्टी। तो इसका पूरा इनको फ़ायदा मिला आफ्टर इंडिपेंडेंस। और 1947 से एक तरह से 90 जब तक ये नरसिम्हा राव शायद लास्ट थे ना, 97 तक, क्योंकि बाद में तो फिर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, बाद में तो यूपीए की बनी थी। तो कांग्रेस उसमें घटक दल था, मतलब सबसे बड़ा पार्टी थी। तो पूरे मतलब काफ़ी डोमिनेट किया कांग्रेस ने इस टाइम, ठीक है। तो अब 2014 से बीजेपी डोमिनेट कर रही है। राइज ऑफ रीजनलिज्म, द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया हैज एनकरेज द ग्रोथ ऑफ रीजनल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट लोकल इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटी। तो रीजनल पार्टीज आज इंडिया में आजकल भर गई हैं। पहले कांग्रेस का क्या ना, हर जगह रूल होता था, तमिलनाडु से लेकर वेस्ट बंगाल, सब जगह, महाराष्ट्र। अब क्या है कि कांग्रेस का वो उतना ख़त्म हो गया है, रूल कहीं रहा नहीं है ज़्यादा, थोड़े बहुत स्टेट्स में ही है। क्योंकि जैसे बंगाल में पहले कांग्रेस थी तो उसकी जगह बना लिए ये ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस, टीएनसी, टीएमसी। तो ये भी पहले कांग्रेस में ही थी। ये शरद पवार पहले कांग्रेस में थे, इन्होंने अपनी एनसीपी बना ली, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो मतलब बहुत सारे रीजनल पार्टियां बन गई हैं जो कि अपना पर्टिकुलर स्टेट में डोमिनेट करती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी आजकल है, 2017 से बीजेपी है, लेकिन पहले ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी, भारतीय बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों डोमिनेट करती थी। साउथ में तो तमिलनाडु में शायद ये डीएमके और एआईडीएमके चलती हैं। सो मतलब हर रीजन में आजकल अपनी अपनी पार्टीज़ हैं। ये आजकल मतलब पॉलिटिकल लैंडस्केप है इंडिया का। पहले ऐसा नहीं था, पहले कांग्रेस ही हर जगह डोमिनेट थी। तो कौन कौन सी है, बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी, कास्ट बेस्ड पार्टी है ये, दलित्स एंड मार्जिनाइज कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है। फिर है टीएमसी, डीएमके, आईडीएमके, ये हैं रीजनल पार्टीज़ बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटीज़। फिर अपने कांग्रेस है ही नेशनल पार्टी विद अ सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी। फिर अपनी बीजेपी है नेशनल पार्टी विद राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। फिर अपनी आम आदमी पार्टी है, ये रिफॉर्मिस्ट पार्टी है, बॉर्न आउट ऑफ एंटी करप्शन मूवमेंट, ठीक है। तो ये अन्ना हजारे वाली मूवमेंट थी, उससे निकल के आई थी। फिर अपनी समाजवादी पार्टी, रीजनल पार्टी इन उत्तर प्रदेश विद सोशलिस्ट आइडेंटिटी। इनका नाम ही समाजवादी है, समाजवाद का मतलब ही इंग्लिश में होता है सोशलिज्म। चैलेंजेस क्या हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंडिया में, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ये तो बिल्कुल ज़ीरो होती है भाई। भाई जैसे ये अपना कांग्रेस में एक परिवार, गांधी परिवार का वो चलता है, समाजवादी पार्टी में जो यादव फैमिली है उनका चलता है। तो मतलब एक तरह से सबका अपना अपना एक तरह से पर्सनल एंटरप्राइज हो जाता है पार्टी।
शिवसेना में ठाकरे जो है उनका चलता है, ठीक है? तो इसी तरह मतलब है कि इंटरनल डेमोक्रेसी काफ़ी कम रहती है। बीजेपी में कहते तो हैं लोग कि है कि भई कोई भी ऊपर आ सकता है, लेकिन अब कितना है, कितना नहीं है ये अब कह नहीं सकते। आरएसएस में भी क्या होता है कि जो ये इनका जो हेड होते हैं ना, उनको बोलते हैं सरसंघचालक, जो अभी शायद ये मोहन भागवत हैं। तो इसमें इन्होंने इसमें कोई इलेक्शन नहीं होता है आरएसएस में, तो ये क्या करते हैं, जो अभी प्रेज़ेंट जो हेड है ना, वही अपना अगला वो सक्सेसर चुनता है। तो वो भी कोई डेमोक्रेसी तो कह नहीं सकते उसको, कि उसका जो मन करेगा वो उसी को चुनेगा। फिर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, वही मतलब फैमिली पॉलिटिक्स हो जाती है। पार्टीज लाइक कांग्रेस, एसपी आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रमोटिंग फैमिली बेस्ड लीडरशिप ओवर मेरिट, ठीक है? तो ये तो ज़्यादातर पार्टीज़ में होता है। करीब-करीब 80% पार्टीज़ जो इंडिया में हैं, वो इस टाइम क्या है, फैमिली बेस्ड हैं। एक पर्टिकुलर फैमिली का ही उस पे रूल हो जाता है। अपॉर्चुनिटिज्म एंड हॉर्स ट्रेडिंग, फ्रीक्वेंट पार्टी स्विचिंग एंड लाइसेंस फॉर पावर रिफ्लेक्ट पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म रेदर देन आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। ठीक है, तो ये तो जब चुनाव होते हैं हमने देखा है ना कि उसको बोलते हैं आजकल, इसका नया टर्म आया रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। पहले हॉर्स ट्रेडिंग बोलते थे, आजकल चलता है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में क्या होता है, सारे जितने भी आपके एमएलएज हैं उनको क्या करिए, एक बढ़िया सी वॉल्वो बस बस खरीदिए, उसमें उनको भरिए और उस बस को ले जाइए किसी 5 स्टार रिज़ॉर्ट में, और वहाँ पे उनके सबके फ़ोन-वोन छीन लीजिए, कोई इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो किसी से कॉन्टैक्ट ना कर पाएँ, वरना वो किसी से डील कर लेंगे ना 5-10 करोड़ में और उसको वो कर देंगे। तो आजकल ये हाल चल रहा है। फ्रेगमेंटेशन एंड इंस्टेबिलिटी, द राइज़ ऑफ मल्टीपल पार्टीज़ हैज़ लेड टू कोलिशन गवर्नमेंट्स ऑफन रिजल्टिंग इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है? तो कोलिशन गवर्नमेंट है, एक किसी एक के पास फुल मेजॉरिटी आती नहीं है, तो बहुत सारे मिलके एक वो बनाते हैं, तो कभी भी एक तरह से वो टूट जाती है, तो सरकार फुल टर्म भी नहीं कर पाती। पॉल ब्रास's critique, तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉल ब्रास argues that Indian parties lack a coherent national vision and are primarily driven by short-term electoral gains। हाँ, तो वो तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसमें तो कोई कहने में गलत वो नहीं है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इंडिया में पड़ी नहीं है कि देश का क्या होगा। नेशनल इंटरेस्ट है नहीं ज़्यादा। सबको क्या है, शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल गेन, सबको ये रहता है किस तरह हम मैक्सिमम सीटें जीत लें और मैक्सिमम सीटें जीतने के बाद हमें पावर मिल जाए और फिर पावर से हम जितना हो सके पैसा बनाएँ, करप्शन करें, सब करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है? मतलब गलत बात है, लेकिन जो है वो इंडिया की हालत वो है यही अभी, ठीक है? हो सकता है फ्यूचर में चीज़ें थोड़ी बेटर हों। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने काफ़ी अच्छी तरह ब्यूरोक्रेसी क्या है, प्रेशर ग्रुप्स क्या हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं, इनको देख लिया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ तो इतना ज़्यादा मतलब ये पॉलिटिकल साइंस का ज़्यादा सब्जेक्ट है, या फिर आप पॉलिटी में पढ़ सकते हैं इसको। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन है, तो हमें थोड़ा इस पे एक नज़र डालनी ज़रूरी है, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।